सो हे गाइस, वेलकम आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरबीआई सिंप्लीफाइड पे। मेरा नाम यश है और आज हम इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे, वो भी 10th मार्च का। इसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है। अगर आपको इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ चाहिए हो या पुराने सेशन की आप पीडीएफ एक्सेस करना चाहते हैं तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आरबीआई सिंप्लीफाइड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक बार कंटेंट को देख लेते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर में से मैंने 6 न्यूज़ को पिक किया है। 6 की 6 न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग अलग डायमेंशन के ऊपर बात कर रही है। इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। पहले हम उन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे कि वो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ठीक है, उनको डेप्थ में समझेंगे, फिर उसके थ्रू पूरी न्यूज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि न्यूज़ बोलना क्या चाह रही है, ठीक है। तो जैसे पहली न्यूज़ है, आरबीआई प्लान्स लीडरशिप रोटेशन पॉलिसी फॉर लार्ज एनबीएफसी टू स्ट्रेंथन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो यहाँ पर लीडरशिप रोटेशन पॉलिसी है क्या, ठीक है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अभी ये सिर्फ बैंक्स के लिए है और इसको आरबीआई ने प्लान कर रहा है, आरबीआई प्लान कर रहा है कि इस लीडरशिप रोटेशन पॉलिसी को एक्सटेंड कर देंगे लार्ज एनबीएफसीज के लिए भी। तो क्यों ऐसा करना पड़ रहा है, ठीक है, कि लीडरशिप रोटेशन पॉलिसी लार्ज एनबीएफसीज के लिए क्यों अप्लाई करनी पड़ रही है, उसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम चल रही है अभी लार्ज एनबीएफसीज में, ठीक है, तो उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम जानेंगे, ठीक है। फिर सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन आने वाला है, ठीक है, थ्रू दिस लीडरशिप रोटेशन पॉलिसी, वो जानने की कोशिश करेंगे, मतलब सॉल्यूशन जानेंगे। फिर यहाँ पर एक लार्ज एनबीएफसी की बात करी गई है, इसका मतलब स्केल बेस रेगुलेशन के ऊपर बात करी गई है। तो यहाँ पर स्केल बेस रेगुलेशन के ऊपर भी हम थोड़ी बात करेंगे कि जो एनबीएफसीज हैं वो अलग अलग कैटेगराइजेशन होता है। जैसे बेस लेयर एनबीएफसी होती है, ठीक है, मिडिल लेयर होती है और अपर लेयर होती है, टॉप लेयर होती है, तो उनके बारे में बात करेंगे, उनके अलग अलग कैटेगराइजेशन देखेंगे। फिर सेकंड न्यूज़ क्या है, सेकंड न्यूज़ बात कर रही है इंटीग्रेटेड सर्किट बिकम्स इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्ट अमिड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पुश। हम एक तरफ तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पुश कर रहे हैं, लेकिन स्टिल हाँ, इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर बना हुआ है इंटीग्रेटेड सर्किट का। तो ऐसा क्यों, तो इसके ऊपर रीजनिंग हम देखेंगे, ठीक है, ऐसा क्यों है। फिर एक 10 प्रोजेक्ट्स हैं जो अप्रूव हुए हैं अंडर आईएसएम, तो वो जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से 10 प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, तो और पूरी रीजनिंग देखेंगे कि क्यों सेमीकंडक्टर और मैन्युफैक्चरिंग पुश होने के बावजूद भी इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है इंटीग्रेटेड सर्किट का। थर्ड न्यूज़ क्या है, थर्ड न्यूज़ है एनएचएआई लॉन्चेस 6,000 करोड़ आईपीओ, ठीक है, फॉर राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये RRIIT क्या है, एक इन्विट है। तो हम इन्विट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि इन्विट होते क्या हैं, ठीक है, ये एक ट्रस्ट होते हैं। प्लस इसके अंदर कौन इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें क्या रिस्क होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, ठीक है, रेगुलेशन को समझने की कोशिश करेंगे, बेनिफिट्स को समझेंगे, यहाँ पर डिविडेंड्स कैसे दिया जाता है वो समझेंगे, ठीक है। फिर उसके थ्रू इन्वेट्स को समझने के बाद हम ये पूरे इन न्यूज़ को सही से समझ पाएंगे, ठीक है। फोर्थ न्यूज़ क्या है, फोर्थ न्यूज़ है इंडिया ने लॉन्च किया है फर्स्ट नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स NHGCI 2025-26 विद आसाम ने उसमें रैंक किया है फर्स्ट। तो इस इंडेक्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि इंडेक्स है क्या, ठीक है, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है और इससे फ़ायदा क्या होगा, है ना। और अभी ये क्या, जब इसको लॉन्च किया गया है तो इससे क्या एडवांटेजेस क्रिएट होंगे, तो वो जानने की कोशिश करेंगे। जो फिफ्थ न्यूज़ है वो बहुत एक ब्रॉड लेवल न्यूज़ है। यहाँ पर इकोनॉमिक और पॉलिसी डेवलपमेंट देखेंगे इंडिया के अंदर, इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी स्कीम्स हैं, हम जब हम इस न्यूज़ को पढ़ेंगे तभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, अभी करने की जरूरत नहीं है। जो सिक्स न्यूज़ है, इंडियन स्टॉक मार्केट दलाल स्ट्रीट एक्सपीरियंस सीवियर सेल ऑफ पुशिंग बेंचमार्क इंडेक्स टू अ 10 मंथ लो। तो यहाँ पर वो 10 मंथ लो पे क्यों गया है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उसके पीछे रीजंस क्या हैं, ठीक है, जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट उसके पीछे रीजंस हैं, ठीक है। प्लस ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, उसके ये पूरा रीज़न है उसका, ठीक है, तो वो समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये होने वाला है पूरा न्यूज़ का फ्लो। तो अब स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज़ से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज़ से। पहली न्यूज़ क्या बोल रही है, आरबीआई प्लान्स लीडरशिप रोटेशन पॉलिसी फॉर लार्ज एनबीएफसीज टू स्ट्रेंथन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो पहले थोड़ा न्यूज़ को पढ़ेंगे फिर उस पर बिल्डअप करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो प्लान कर रहा है टू इंट्रोड्यूस लीडरशिप रोटेशन पॉलिसी फॉर इंडियाज लार्जेस्ट एनबीएफसीज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अभी क्या होता है, जो अभी करंटली क्या है, जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं एट रेगुलर बैंक्स वो फेस करते हैं एक स्ट्रिक्ट लिमिट कि वो कितने टाइम तक अपनी पोजीशन पे अपने रोल में स्टे कर सकते हैं, ठीक है, अपने पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। बट जो लीडर्स हैं एनबीएफसीज में वहाँ पर कोई भी स्ट्रिक्ट लिमिट्स है ही नहीं। तो आरबीआई क्या चाहता है, आरबीआई चाहता है कि ये जो पर्टिकुलर गैप है इसको क्लोज करना चाहता है और उसके थ्रू वो इम्प्रूव करना चाहता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, रिड्यूस करना चाहता है रिस्क को, ठीक है। तो कौन से रिस्क हैं जो रिड्यूस होंगे वो एक बार जानने की कोशिश करेंगे और कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव होगा वो जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तो अब यहाँ पर क्या है, व्हाट इज लीडरशिप रोटेशन। लीडरशिप रोटेशन होता क्या है, देखो लीडरशिप रोटेशन सिंपली इसका मतलब क्या है, जो भी टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, ठीक है, टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं जैसे एमडी हो गए या सीईओ हो गए, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, ठीक है, सेट नंबर ऑफ ईयर्स के बाद, सेट नंबर ऑफ ईयर्स के बाद वो अपनी पोजीशन को लीव करते हैं, ठीक है। और बोर्ड मेंबर्स जो हैं एक नए लीडर को न्यू लीडर को अपॉइंट करता है, ठीक है, नए सीईओ या एमडी को अपॉइंट करता है। तो इसको ही बोलते हैं लीडरशिप रोटेशन होना, ठीक है। तो लीडरशिप रोटेशन है, इसका सिंपली मतलब होता है जो टॉप एग्जीक्यूटिव है, एमडीज हो गए या सीईओ हो गए, वो अपनी पोजीशन पे इंडेफिनिटली नहीं रह सकते, ठीक है, उनको चेंज होना पड़ेगा। मतलब आफ्टर अ सेट नंबर ऑफ ईयर्स दे मस्ट स्टेप डाउन और मूव टू अ डिफरेंट रोल, मेकिंग वे फॉर फ्रेश लीडरशिप, नई लीडरशिप आ पाए, ठीक है, नए लीडर्स आ पाए। ये कैसे वर्क करता है बैंक्स के लिए, देखो बैंक्स के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। बैंक्स में होता है, बैंक्स में एक स्ट्रिक्ट लिमिट होती है। तो अंडर सेक्शन 10 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 और एंड पुश्ड बाय द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो बैंक लीडर्स हैं उनका एक स्ट्रिक्ट टर्म लिमिट होती है, ठीक है। तो जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, पीएसबीज हैं, वहाँ पर मैक्सिमम कितना टेन्योर एक एमडी का होता है, वो होता है 10 ईयर्स, सिर्फ 10 ईयर्स मैक्सिमम कर सकता है वो अपने अपने रोल को होल्ड कर सकता है या अपनी जॉब को होल्ड कर सकता है उस पर्टिकुलर रोल में, ठीक है। यहाँ पर एक एज लिमिट भी होती है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए एक एज लिमिट भी होती है, वो होती है 62 ईयर्स। तो देखो दो लिमिट्स हैं यहाँ पर, 10 ईयर्स और या 62 की एज, ठीक है, 62 ईयर्स की एज। इसमें से जो भी पहले हिट हो जाए मिनिमम इसका, ठीक है, इनमें जो भी पहले हिट हो जाए, वो एप्लीकेबल होता है। मान लो कोई कोई पर्टिकुलर पर्सन है, वो 61 ईयर की एज में एमडी बना, ठीक है, तो वो बोलेगा नहीं नहीं मैं तो +10 ईयर तक रह सकता हूँ ना, मतलब 71 तक रह सकता हूँ, नहीं वो 71 तक नहीं रह सकता। जैसे ही वो 62 का होगा उसे अपनी पोजीशन लीव करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इन दोनों में मिनिमम देखा जाता है, या तो वो 10 साल मिलते हैं उस पर्टिकुलर टेन्योर के अंदर, उस पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर, या अगर वो 62 ईयर का हो जाए, ठीक है, तो उसको अपनी पोजीशन लीव करनी पड़ती है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर दो तरीके की लिमिट्स होती हैं, एक तो मैक्सिमम 10 ईयर का टेन्योर होता है और एक 62 ईयर की एज होती है, ठीक है। इसमें जो भी पहले हिट कर जाए उसके टाइम के बाद एक पर्टिकुलर लीडर को लीव करना पड़ता है, एक लेगेसी लीडर को अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ती है। दूसरी वो जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लिमिट है, मैक्सिमम 15 ईयर्स टेन्योर होता है, जो कि यूजुअली ग्रांट होता है 5 ईयर ब्लॉक्स के अंदर और एक्सटेंड होता रहता है हर बार, ठीक है, 3 बार एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है, रिव्यू होता है फिर उसके बाद एक्सटेंड होता है। लेकिन यहाँ पर एक और कैच है, प्राइवेट बैंक्स के अंदर कभी कभी ऐसा होता है जो सीईओ होता है ना वो प्रमोटर भी होता है, ठीक है। प्रमोटर वो लोग होते हैं जो फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं या बहुत ज़्यादा पावर होल्ड करके रखते हैं अपने पास, ठीक है, उनके पास बहुत ज़्यादा शेयर होते हैं, वो लोग होते हैं। तो कभी कभी सीईओ जो है ना प्रमोटर भी होता है। तो यहाँ पर तो आरबीआई ने और स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लगा रखे हैं कि उनको सिर्फ 12 साल तक ही, 12 साल तक टेन्योर, मतलब उनका टेन्योर सिर्फ 12 साल तक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद उनको अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ेगी, सीईओ वाली पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। माना कि वो प्रमोटर रहेंगे लेकिन 12 साल बाद उनको अपनी सीईओ वाली पोजीशन छोड़नी पड़ेगी, किसी और को अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये रूल है अगर कोई सीईओ प्रमोटर भी है, ठीक है। तो ये 12 साल का उनका टेन्योर होता है, प्लस इसमें थोड़ा एग्जेम्पशन भी होते हैं, एग्जेम्पशन देख के रखता है आरबीआई। कुछ स्पेशल केसेस में इनका जो टेन्योर होता है वो 15 ईयर तक एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है, पर स्पेशल केसेस के अंदर। तो ऐसे करके वर्क करता है, पर इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। ठीक है, ये देखते हैं कि लीडरशिप रोटेशन पॉलिसी की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, बैंक्स के लिए ही क्यों ज़रूरत पड़ी। कभी कभी ऐसा होता है जब लॉन्ग टेन्योर हो जाता है किसी भी सीईओ का या एमडी का, तो इट कैन समटाइम लेड टू एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन हैंड, ठीक है, इन वन हैंड। उससे क्या है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी इंक्रीज होने लग जाती है, ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है, कॉम्प्लेंसीज बढ़ जाती हैं, ठीक है, या हायर रिस्क ऑफ फ्रॉड भी बढ़ जाता है, मतलब फ्रॉड होने भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसी को ही खत्म करने के लिए लीडरशिप रोटेशन पॉलिसी लाई गई, ठीक है। तो पहले एक बार प्रॉब्लम्स देखते हैं कौन सी प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम थी पहली की मैन रिस्क। एक की मैन रिस्क होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो बैंक की सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं, ठीक है, या उसके ऑपरेशनल सक्सेस होती है, या मार्केट कॉन्फिडेंस होता है, वो सिर्फ एक नाम पे डिपेंड करता है, मतलब एक पर्सन पे डिपेंड करता है, 1 पर्सन, या तो वो सीईओ होता है या एमडी होता है ना। तो ऐसा हो जाता है,
तो एक बंदे के, एक पर्सन के हाथ में इतनी सारी पावर आ जाती है कि वो बैंक को स्ट्रेटेजाइज कर रहा है, ठीक है, उसकी सारी स्ट्रेटेजी पॉलिसीज बना रहा है, ऑपरेशनल सक्सेस ला के दे रहा है, मार्केट कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर रहा है, मतलब वो जो बैंक है उस एक पर्सन के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि अगर एक बैंक उस पर्सन के नाम से जाना जा रहा है तो वो बैंक बन जाता है बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल, ठीक है। मान लो ये पर्सन किस दिन अपनी जॉब को लीव कर दे, ठीक है, या बीमार पड़ जाए, फॉल इल, ठीक है, बीमार पड़ जाए, या जो वो काम करता है अब वो काम सही से ना कर पाए, ठीक है, अपनी एज को लूज कर दे, ठीक है। तो बिकॉज अपने उसने या तो जॉब छोड़ दी है या वो बीमार पड़ गया है, अपने उसने उस पर्टिकुलर पर्सन ने अपनी एज लूज कर दी है, तो उसकी वजह से क्या है, बैंक जो है फ्रेजाइल है और बैंक कोलैप्स कर सकता है, तो बैंक कोलैप्स कर जाता है। तो ऐसा ना हो, ये की मेन रिस्क जनरेट ना हो, इसलिए आरबीआई ने बैंक्स के लिए ये लीडरशिप रोटेशन पॉलिसी लाई, ठीक है। अब जो है, जो फ्रेश लीडर्स हैं वो आते रहेंगे, बैंक्स को स्ट्रेटेजाइज करते रहेंगे, वहाँ पर ऑपरेशनल सक्सेस लाते रहेंगे, ठीक है। और अब जो है बैंक जो है वो एक पर्टिकुलर पर्सन की वजह से नहीं जाना जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पता है हर 10 साल के अंदर पीएसबीज के अंदर हर 10 साल के अंदर चेंज होता रहेगा एमडी और सीईओ, उसके हाथ में इतनी सारी पावर नहीं आएंगी, ठीक है। अगर वो जाता भी है तो उससे कोई बैंक को परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि बैंक फ्रेजाइल नहीं बनेगा, वहाँ पर लीडरशिप चेंज होती रहेगी और बैंक का सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा स्ट्रांग, ठीक है, इसलिए लाया गया, ठीक है। एक तो ये रीज़न हो सकता है। दूसरा हमने देखा था कि फ्रॉड के रिस्क भी होता है ना, फ्रॉड, हायर रिस्क ऑफ फ्रॉड वो बढ़ जाता है। वो कैसे बढ़ता है, देखो, कभी कभी फ्रॉड बढ़ जाते हैं, और इसमें एक और चीज़ होती है, एवरग्रीनिंग भी बढ़ जाती है। अगर एक बंदा बहुत टाइम तक रहता है, तो ये जो की प्लेयर है, मान लो सीईओ है या एमडी है, इसके हाथ में बहुत पावर होती है, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम से पावर अपने हाथ में रखा हुआ है। तो इससे क्या है, इस पावर को यूज़ करके वो बहुत सारी रिलेशनशिप क्रिएट करता है, ठीक है, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के साथ रिलेशन बनाएगा, ठीक है, ठीक है। और ये जो रिलेशनशिप है ये कॉन्प्लेंसीज भी बढ़ा सकती है, ठीक है। और जब भी कोई रिलेशनशिप बनती है तो उसका यूज़ कर सकता है ये, ठीक है। तो ये क्या है, एक लोन दिलवा सकता है इसको, ठीक है। यहाँ का सीईओ और एमडी, जो बैंक का सीईओ है, एमडी है, उसके पास बहुत पावर है, बिकॉज ऑफ दैट पावर उसको यूज़ करके वो उस कॉरपोरेट को, है ना, अपने फ्रेंड को, मान लो फ्रेंड को लोन दिला सकता है, ठीक है। और वहाँ पर क्या है, बैंक को बोल देगा कि इतनी ड्यू डिलीजेंस मत करो इसकी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं गारंटर बन रहा हूँ, ऐसे करके कुछ बोल देगा और फिर उसको लोन दिला देगा। और ऐसा भी, फिर से क्या रिस्क हो सकता है भाई, ऐसा भी हो सकता है ये डिफ़ॉल्ट कर जाए, और मान लो इसने 100 करोड़ रुपये का लोन दिला दिया, तो फिर 100 करोड़ रुपये का पूरे का पूरा एक्सपोजर आ गया ना, जो कि एक रिस्क है इनडायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पर बैंक ने ड्यू डिलीजेंस नहीं किया है। क्यों नहीं किया, क्योंकि सीईओ और एमडी बोल रहा है, की प्लेयर बोल रहा है, पावरफुल पर्सन बोल रहा है, इसलिए बैंक नहीं करता है ये सब चीज़ें, है ना। तो ऐसे कर सकता है। प्लस जब ये डिफ़ॉल्ट कर जाए, ठीक है, मान लो इसने कॉर्पोरेट ने, उसके दोस्त ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो उसको दोबारा एक और लोन दिला सकता है अपने पुराने डेप्ट को भरने के लिए, ठीक है। जब ये कोई नया लोन सैंक्शन किया जाता है ओल्ड डेप्ट को भरने के लिए, ठीक है, या मास्किंग करने के लिए, ठीक है, मास्किंग करने के लिए, तो उसको ही बोलते हैं एवरग्रीनिंग करना, ठीक है। अगर मैं सेम पर्सन को, जो कि पहले से अपना पुराना ओल्ड डेप्ट को जो है ओल्ड डेप्ट को डिफ़ॉल्ट कर चुका है, मैं उसे अगर दोबारा से नया लोन दे दूँ जस्ट टू पे ऑफ द ओल्ड डेप्ट, वो भी तो जो नया लोन है वो भी तो एक तरीके का डिफ़ॉल्ट ही है, ठीक है, वो भी तो एक तरीके का डिफ़ॉल्ट ही है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, फ्रॉड बढ़ जाते हैं, ऐसे करके फ्रॉड ही तो हुआ, सीईओ ने फ्रॉड ही तो किया एक तरीके से, ड्यू डिलिजेंस की नहीं, तो ये एक फ्रॉड हो गया। प्लस यहाँ पर एवरग्रीनिंग की प्रोसेस हो गई, ओल्ड डेप्ट जो कि पहले से एक डिफ़ॉल्ट था उसके ऊपर एक और नया डेप्ट दे दिया अपने ओल्ड डेप्ट को पे आउट करने के लिए, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का ये एवरग्रीन प्रोसेस हो गई। तो ये सब चीज़ें नहीं हो, इसलिए लीडरशिप को रोटेट करना ज़रूरी है। तो आरबीआई ने लीडरशिप रोटेशन पॉलिसी लेके आई बैंक्स के लिए, ठीक है, एक ये रीज़न हो सकता है। दूसरा क्या है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, फिर ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो जाएगी। अब ट्रांसपेरेंसी कैसे इंक्रीज होगी, देखो, जब एक नया लीडर आता है ना, जब एक नया सीईओ आता है, न्यू सीईओ आता है या एमडी आता है, तो वो सबसे पहला पता है काम क्या करता है, वो बैंक्स का कराता है डीप ऑडिट कराता है। जब भी डीप ऑडिट होता है ना, तो वहाँ पर जितने भी एवरग्रीनिंग होती हैं या फ्रॉड्स होते हैं वो वापस सामने आ जाते हैं, पुराने ओल्ड सीईओ के, ठीक है, वो सब सामने आ जाते हैं अगर होते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ से लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी जो है वो इंक्रीज होने लग जाती है, क्योंकि नया सीईओ आएगा तो बैंक सबसे पहला उसका यही काम होता है कि भाई डीप ऑडिट करना, और डीप ऑडिट करके ये पता लगाना कि भाई ऐसे कोई फ्रॉड, ठीक है, ऐसा कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ, ओल्ड सीईओ ने ऐसा कुछ अपनी पावर को यूज़ करके तो नहीं किया,
ठीक है, या एवरग्रीनिंग प्रोसेस तो नहीं करवाई। तो जब भी नया CEO आता है तो पहले सबसे पहला काम यही करता है कि वो डीप ऑडिट कराता है, ठीक है। तो इससे क्या है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी जो है वो कम हो जाएगी, मतलब ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ठीक है। अगला क्या है, अगला यही बोल सकते हैं, देखो जब लीडरशिप रोटेशन पॉलिसी लाई गई थी तो ये सोच के लाई गई थी कि हाँ एक पर्टिकुलर टेन्योर, एक लिमिट, एक कैप रखा जाएगा टेन्योर पे, ठीक है, कैप रखा जाएगा टेन्योर पे। तो इससे क्या है, जो बोर्ड मेंबर्स हैं, जो बोर्ड मेंबर्स हैं, जो एक्चुअली में अपॉइंट करते हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं जो अपॉइंट करते हैं पर्सन को, वो उनको पता चल, उनको एक फिक्स टाइम में पता होगा कि हाँ यार इस टाइम के बाद 10 ईयर्स के बाद इसको चेंज करना है, CEO को हटाना है, मतलब उसको रिप्लेस करना है दूसरे नए CEO से, ठीक है। तो वो पहले से ही ठीक है, प्रोएक्टिवली नए CEO को ढूंढने लग जाएंगे, उसको ट्रेन करेंगे, ठीक है, उसको प्रिपेयर करेंगे कि हाँ भाई नेक्स्ट जनरेशन आए और अब उस लीडरशिप रोल को संभाले, ठीक है। तो पहले से करने लग जाएंगे, तो ये एक फ़ायदा मिलेगा उन लोगों को इस लीडरशिप रोटेशन पॉलिसी के थ्रू। और क्या है भाई, फॉस्टर हो पाएगा इनोवेशन। हमें पता है कि जो पूरा फाइनेंशियल लैंडस्केप है वो बहुत जल्दी चेंज होता है, ठीक है, डायनेमिकली चेंज होता है लैंडस्केप, वो डायनेमिकली चेंज होता है, नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, कंज्यूमर का, जो कंज्यूमर होते हैं और कस्टमर्स होते हैं उनका बिहेवियर चेंज होता है। तो अगर जो नया लीडरशिप है वो अपनी खुद के पर्सपेक्टिव लेके आएगा, नया पर्सपेक्टिव लेके आएगा, मॉडर्न मैनेजमेंट स्टाइल लेके आएगा, ठीक है, या अपडेटेड टेक्नोलॉजी विजन रखेगा वो, है ना। तो उससे क्या है, ये जो नई टेक्नोलॉजीज़ है वो इसको इन्वॉल्व कर पाएगा अपनी पॉलिसीज़ के अंदर, उसको इनकॉर्पोरेट कर पाएगा, ठीक है, जो भी नया लीडर होगा। दूसरी ओर जो पुराना लीडर था वो ये सब नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसका एक पर्टिकुलर वे है और वो पुराना वे था, तो उसमें मे बी क्या पता वो ना करे, ठीक है, वो नहीं करे ऐसी न्यू टेक्नोलॉजीज को इनकॉर्पोरेट। लेकिन जो नया CEO है, ठीक है, नया लीडर है, वो ऐसा चीज़ें सोचेगा, वो सब चीज़ें सोचेगा, वो आज के ज़माने के बारे में सोचेगा, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है, एक फॉस्टर हो जाता है इनोवेशन, एक कैप आ जाता है, तो बोर्ड मेंबर्स प्रोएक्टिवली सर्च करते हैं CEO के बारे में या MDs के बारे में, ठीक है, उनको ट्रेन करते हैं, प्रिपेयर करते हैं नेक्स्ट जनरेशन को। और जो नया CEO आता है, MD आता है, वो बैंक्स में डीप ऑडिट करके ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है। ओल्ड CEO ने अगर अपनी पावर को मिसयूज़ करके फ्रॉड किया हो या एवरग्रीनिंग की हो तो वो सामने आ जाती है, और फ्रॉड और एवरग्रीनिंग प्रोसेस को ख़त्म किया जाता है, ठीक है। प्लस ये जो की मैन रिस्क होता है उसको भी कम किया जाता है, उसको भी हटाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए लीडरशिप रोटेशन पॉलिसी लाई गई थी, ठीक है। रोटेटिंग लीडर्स इंश्योर करता है कि भाई फ्रेश ओवरसाइट रहे, ठीक है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग रहे और बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रहे। पर NBFC, ये तो बैंक्स के लिए था सारा, क्योंकि बैंक्स आते हैं और बैंक्स रेगुलेट होते हैं BR, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 से, ठीक है, इस वाले एक्ट से, जो हमने देखा सेक्शन 10 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, इससे रेगुलेट होते हैं। लेकिन NBFC नहीं होता ना, करंटली द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई दिस रूल टू NBFC, मीनिंग द फाउंडर्स या CEO ऑफ द लार्ज NBFC पोटेंशियली रन कर सकते हैं किसी भी कंपनी को डेकेड्स तक, ठीक है, विदाउट मैंडेटरी ट्रांजिशन, कोई मैंडेटरी ट्रांजिशन नहीं है। तो RBI ये चाहता है कि कुछ, चलो छोटी के लिए तो नहीं, स्मॉल NBFCs के लिए तो नहीं करते हैं, लेकिन लार्ज NBFCs के लिए करते हैं, वहाँ पर ये वाली पॉलिसीज़ को अप्लाई करते हैं, ठीक है, इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हु विल दिस अफेक्ट द अपर लेयर, ठीक है। तो जो RBI है, जो लीडरशिप रोटेशन पॉलिसी है, ये हर एक के लिए अप्लाई नहीं कर रहा है, ठीक है, उनको वहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं करने की बात कर रहा है। तो RBI इज नॉट टारगेटिंग एवरी स्मॉल लेंडिंग कंपनी, वो हर एक स्मॉल कंपनी को टारगेट नहीं कर रहा है। पर जो रूल है, ये रूल को प्रपोज किया गया है स्पेसिफिकली एम्ड एट अपर लेयर NBFC से, अपर लेयर NBFCs के लिए। तो अगर हमें इस न्यूज़ को समझना है तो हमें RBI का एक बार कैटेगराइजेशन समझना पड़ेगा NBFCs को लेके, क्योंकि NBFCs को RBI ने 4 tier pyramid बेस्ड सिस्टम के अंदर कैटेगराइज किया गया है बेस्ड ऑन देयर रिस्क एंड साइज, ठीक है। यहाँ पर बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर एंड टॉप लेयर NBFCs हैं, ठीक है। तो ये जो रूल है, लीडरशिप रोटेशन पॉलिसी है, ये अपर लेयर NBFCs के लिए है, ठीक है, मतलब प्लान कर रही है कि अपर लेयर NBFCs के लिए लीडरशिप रोटेशन पॉलिसी लेके आएगी RBI। तो अपर लेयर के अंदर कौन कौन NBFCs आती हैं, टॉप 15 से 20 सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट NBFCs आती हैं। ये सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि ये एक मैसिव एसेट बेस रखती हैं अपने पास, और अगर ये फेल होती हैं गलती से भी, ठीक है, तो इट कुड हर्ट द ब्रॉडर इकोनॉमी, फाइनेंशियल इकोनॉमी हर्ट हो सकती है। बैंक डूब सकते हैं, ये खुद भी बुरी तरह डूब सकती हैं, और पूरी फाइनेंशियल इकोनॉमी को भी लेके साथ में लेके डूब सकती हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस RBI सब्जेक्टेड डैम टू बैंक लाइक रेगुलेशन, और ऐसी NBFCs पे बैंक लाइक रेगुलेशन लगा के रखता है RBI, ठीक है। तो एक बार RBI का कैटेगराइजेशन देख लेते हैं। देखो, अक्टूबर 2022 में RBI ने एक नई अप्रोच को अपनाया, ठीक है,
आरबीआई ने एक नई अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया जिसको बोलते हैं स्केल बेस्ड रेगुलेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, फ्रेमवर्क, तो इसको बोलते हैं स्केल बेस्ड रेगुलेशन फ्रेमवर्क। और इस फ्रेमवर्क के अंदर एक पिरामिड स्ट्रक्चर बनाया और सारी एनबीएफसीज को 4 लेयर के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो वो पिरामिड स्ट्रक्चर क्या था, और ये जो पिरामिड था बनाया किस बेसिस पे था, उनके सारी की सारी एनबीएफसीज के साइज को लेके बनाया था और रिस्क को लेके बनाया था। ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर एसेट साइज की बात हो रही है। ठीक है, तो जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन में जो सबसे नीचे वाली एनबीएफसीज है उनको क्या बोलते हैं, बेस लेयर एनबीएफसीज। ये फाउंडेशन होती है पिरामिड का, बेस लेयर एनबीएफसीज। एनबीएफसी इनको कैसे लिखते हैं, एनबीएफसी बीएल, बेस लेयर। ठीक है, फिर आती है मिडिल लेयर एनबीएफसीज, मिडिल लेयर एनबीएफसीज। तो यहाँ इनको कैसे लिखते हैं, NBFCML। फिर आती हैं अपर लेयर एनबीएफसीज, अपर लेयर एनबीएफसीज, इनको कैसे लिखते हैं, NBFCUL, UL। और फिर आती है टॉप लेयर, इनको लिखते हैं NBFCTL। ठीक है, टॉप लेयर। तो यहाँ पर देखो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, अभी जो टॉप लेयर है वो एम्प्टी है, ये खाली है, यहाँ पर कोई भी एनबीएफसी नहीं आती। ठीक है, और हमें पता है कि सारी एनबीएफसीज को ऑन देयर एसेट साइज, बेस्ड ऑन देयर एसेट साइज एंड रिस्क कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो पहले बेस लेयर एनबीएफसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन सी एनबीएफसीज आती हैं। बेस लेयर एनबीएफसी, इनको कैसे लिखते हैं, NBFCBL। ठीक है, तो इसके अंदर क्योंकि ये फाउंडेशन है पिरामिड स्ट्रक्चर का, फाउंडेशन ऑफ पिरामिड स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर सारी की सारी स्मॉल नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज आती हैं, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज आती हैं जिनका एसेट साइज लेस देन याद रखना, सिर्फ लेस देन है 1000 करोड़ रुपीस। ठीक है, उनका एसेट साइज 1000 करोड़ रुपीस से कम होना चाहिए, वो सारी की सारी स्मॉल नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज होनी चाहिए। नॉन डिपॉजिट टेकिंग का मतलब पब्लिक का पैसा इन्होंने नहीं लिया होना चाहिए। ठीक है, पब्लिक का पैसा यूज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो उनको ही बोलते हैं नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज। तो हमने एसेट साइज के बेसिस पे देख लिया कि भाई बेस लेयर एनबीएफसी है, प्लस इसमें रिस्क भी एक बार देख लेते हैं। भाई यहाँ पर जो रिस्क है वो होता है मिनिमल, बहुत कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, मतलब ये पैसा तो लेती ही नहीं है। ठीक है, पब्लिक का पैसा यूज ही नहीं करती है। आरबीआई का वन ऑफ द रोल ये है कि वो बैंक्स को बचाए। ठीक है, बैंक्स को प्रोटेक्शन दे। ठीक है, और बैंक्स के अंदर होता है पब्लिक का पैसा, तो इनडायरेक्टली पब्लिक के डिपॉजिट को प्रोटेक्शन दे। ठीक है, तो आरबीआई का ये बहुत बड़ा रोल है, उनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही है। ठीक है, कि बैंक्स को प्रोटेक्ट करना, एक फाइनेंशियल इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना, इनडायरेक्टली पब्लिक डिपॉजिट को प्रोटेक्ट करना। तो उसके लिए क्या है, वो देखता रहता है कि भाई कौन सी एनबीएफसी पब्लिक डिपॉजिट लेती हैं। ठीक है, मतलब डिपॉजिट टेकिंग है, अगर कोई भी डिपॉजिट टेकिंग है तो वो अलग कैटेगरी के अंदर आएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम बेस लेयर की बात कर रहे हैं, तो बेस लेयर में कौन सी एनबीएफसी आती हैं जो कि स्मॉल है और नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, जिनका एसेट साइज 1000 करोड़ रुपीज से कम है। अब यहाँ पर क्योंकि ये पब्लिक का पैसा यूज नहीं कर रही हैं ये वाली एनबीएफसी, तो यहाँ पर रिस्क बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अपना खुद का पैसा यूज कर रही हैं, देयर ओन मनी, दे आर यूजिंग देयर ओन मनी। इनको इन्वेस्टमेंट करना है, इनको अपना इसको लोन देना है, तो वो अपने खुद का मनी यूज कर रहे हैं। ठीक है, उनकी खुद की अर्निंग जो है उसको यूज कर रहे हैं, तो फिर आरबीआई को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो खुद की पैसा यूज कर रही हैं। अगर वो कभी प्रॉब्लम में आती हैं, ठीक है, या वो कोलैप्स होती हैं, ऐसी एनबीएफसीबीएल कभी भी कोलैप्स होती है, तो उससे क्या है, उससे पूरी इकोनॉमी हर्ट नहीं होगी। जो फाइनेंशियल इकोनॉमी है और बैंक्स हैं, ठीक है, वो हर्ट नहीं होगी, क्योंकि ये तो एक आइसोलेशन में है, क्योंकि वो अपना खुद का पैसा यूज कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर ये खुद का पैसा यूज कर रही हैं, तो आरबीआई को कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आरबीआई को कोई दिक्कत नहीं है तो आरबीआई क्या बोलते हैं, ठीक है, तुम्हारे लिए जो है सारे के सारे नॉर्म्स जो हैं उसको ईज ऑफ कर देते हैं। ठीक है, नॉर्म्स कम है आप पे, आप पे जो कंप्लायंस बर्डन है वो कम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना पैसे यूज़ कर रहे हो, डूबो, कोई दिक्कत नहीं हमें। ठीक है, तो आरबीआई ऐसा बोलती है इनको। यहाँ पर जो सुपरविजन होता है और मॉनिटरिंग होती है, वो बहुत लिमिटेड होती है, ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, लिमिटेड होती है।
ठीक है। तो इसलिए तो यहाँ हमने देख लिया रिस्क के बेसिस पर, एसेट साइज के बेसिस पे। तो वो सारी की सारी बेस एनबीएफसी जो कि स्मॉल है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज हैं, जिनका एसेट साइज लेस देन 1000 करोड़ रुपीज़ है, प्लस क्योंकि रिस्क इसलिए कम है क्योंकि वो जो एनबीएफसीज हैं वो अपना खुद का पैसा यूज़ कर रही हैं, पब्लिक डिपॉजिट नहीं ले रही हैं, तो आरबीआई वहाँ पर क्या है, नॉर्मल रहता है, ईज ऑफ कर देता है कंप्लाइंस बर्डन को, और सुपरविजन और मॉनिटरिंग को भी लिमिटेड रखता है। तो वैसी एनबीएफसीज को डाला जाता है बेस लेयर एनबीएफसीज में। ठीक है, तुमने पहला वाला देख लिया। अब दूसरा क्या है, मिडिल लेयर एनबीएफसीज। एक बार लिख लेते हैं, मिडिल लेयर, सेकेंड इज मिडिल लेयर एनबीएफसीज, मिडिल लेयर एनबीएफसीज। तो इनको कैसे लिखते हैं, NBFCML। ठीक है, अब इसके अंदर कौन सी आती हैं भाई, इसके अंदर वो सारी की सारी एनबीएफसीज आएंगी जो कि है नॉन डिपॉजिट टेकिंग। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज है, लेकिन यहाँ पर एक कैच क्या है, उनका एसेट साइज होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 करोड़ रुपीज। ठीक है, वो सारी की सारी नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज जिनका एसेट साइज है ना 1000 करोड़ रुपीज से ज्यादा है या उतना है। ठीक है, वो सारी की सारी एनबीएफसीज मिडिल लेयर एनबीएफसीज के अंदर आती हैं, उस कैटेगरी के अंदर आती हैं। ठीक है, प्लस सारी की सारी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज, सारी की सारी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज आती हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ और रिगार्डलेस बोल दो, रिगार्डलेस ऑफ देयर एसेट साइज। भाई एसेट साइज कितना भी हो, अगर आप डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी हो तो आप मिडिल लेयर के अंदर अपने आप ही आ जाओगे। ठीक है, अपने आप ही मिडिल लेयर के अंदर आ जाओगे। तो दो टाइप की एनबीएफसी आ रही हैं, एक एनबीएफसी जो कि नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है लेकिन उनका एसेट साइज 1000 करोड़ से ज़्यादा है, प्लस इसमें और कौन सी एनबीएफसी आ रही हैं, वो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी इरेगुलर ऑफ देयर एसेट साइज। कोई मतलब नहीं है, आपने पब्लिक का पैसा लिया, आप चुपचाप मिडिल लेयर में आ जाओ। ठीक है, क्योंकि अब मिडिल लेयर में आ गई हैं तो यहाँ पर रिस्क क्या है भाई, यहाँ पर रिस्क सब्सिक्वेंट है। ठीक है, थोड़ा रिस्क है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पब्लिक का मनी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर आरबीआई क्या है, आरबीआई यहाँ पर इनको बोलता है कि नहीं भाई अब तुम पे जाना, हम तुम पे सुपरविजन भी अच्छा रखेंगे। ठीक है, सुपरविजन भी अच्छा रखेंगे, प्लस मॉनिटरिंग भी करेंगे तुमको। ठीक है, मॉनिटरिंग भी करेंगे, और तुम्हें कुछ कंप्लाइंस भी फुलफिल करने पड़ेंगे, तो कंप्लाइंस बर्डन भी इंक्रीज कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, आरबीआई इंक्रीज कर देती है इन मिडिल लेयर एनबीएफसीज के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत रिस्क रहता है, जो भी रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं, रेगुलेटरी रिजिम्स हैं, वो थोड़े टाइटन कर देती है यहाँ पर, क्योंकि उनको लगता है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि स्पिल ओवर रिस्क जनरेट हो जाए। ठीक है, क्रिएट हो जाए अपने आप ही बिकॉज ऑफ दीज मिडिल लेयर एनबीएफसी। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा है अपर लेयर एनबीएफसीज। देखो हमने सारी की सारी एनबीएफसीज को तो उधर भेज दिया अभी, है ना, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज को इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एसेट साइज, वो हमने मिडिल में भेज दिया। अब यहाँ पर कौन सी आएंगी, अपर लेयर एनबीएफसीज कौन सी हैं, जिनको हम लिखते हैं NBFCUL। देखो ये क्या है, एक वीआईपी क्लब है, समझ लो वीआईपी क्लब है या एक्सक्लूसिव क्लब है। ठीक है, इसके अंदर जो है ना वो टॉप 15 से 20 एनबीएफसीज आती हैं जिनके पास मैसिव एसेट बेस होता है, एसेट साइज होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आरबीआई ने इनको थोड़ा और ज़्यादा पावर, मतलब इनको थोड़ा वीआईपी क्लब के अंदर डाला है, थोड़ा एक्सक्लूसिव क्लब के अंदर डाला है। वो इसलिए ही डाला है क्योंकि ये जो ना सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है, सिस्टमिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी एनबीएफसी। अगर ये डूबी, ठीक है, ये टू बिग टू फेल एनबीएफसीज है, टू बिग टू फेल, अगर ये डूबी तो ये पूरी की पूरी इकोनॉमी क्रैश कर सकती है। तो आरबीआई बोलता है कि तुम्हें भाई तुम्हें जो है ना हम मिडिल लेयर में नहीं डालेंगे, यहाँ पर नहीं डालेंगे, क्योंकि तुम ऐसी एनबीएफसीज हो कि अगर तुम डूबी तो तुम थोड़ा बहुत परेशान करके नहीं जाओगे, तुम पूरी इकोनॉमी को क्रैश कर सकती हो। ठीक है, तो वो जो टॉप 15 से 20 एनबीएफसीज होती हैं वो अपने आप ही इसके अंदर आ जाती हैं, क्योंकि आरबीआई को पता है कि अगर ये एनबीएफसी डूबी, ठीक है, क्योंकि ये तो एक तो डिपॉजिट भी ले रही है पब्लिक का, ठीक है, डिपॉजिट टेकिंग भी है, और ऊपर से बहुत ज़्यादा रिस्की जगहों पे इन्वेस्ट भी कर रही हैं, तो मतलब पब्लिक का पैसा रिस्की जगह पे जा रहा है। तो ये अगर गलती से भी ये फेल हो गई तो पूरी की पूरी इकोनॉमी क्रैश हो सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर वो सारी की सारी कंपनी एनबीएफसी को रखा जाता है जो जिनके पास बहुत ज़्यादा एसेट साइज है और वो टू बिग टू फेल है। ठीक है, अगर वो फेल होती हैं तो सबको लेके चली जाएंगी। ठीक है, तो इसके अंदर कैसे कैसे होता है, जैसे टॉप 10 एनबीएफसीज हैं वो तो ऑटोमेटिकली आ जाती हैं,
ठीक है। टॉप 10 एनबीएफसी ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। और जो बाकी के एनबीएफसीज हैं, हमने बोला ना 15 से 20 हैं, ठीक है। बाकी जो 10 एनबीएफसीज, पोटेंशियल 10 एनबीएफसीज हैं, पोटेंशियल 10 एनबीएफसीज हैं, वो आरबीआई खुद चूज करता है, आरबीआई चूज करता है यहाँ पर, ठीक है। आरबीआई क्या देखता है भाई, आरबीआई वही सेम चीज़, इनका एसेट देखेगा, एसेट साइज देखेगा, ठीक है। फिर ये देखेगा कि इनका इंटरकनेक्टेडनेस कितनी है, इंटरकनेक्टेड कितने हैं ये, ठीक है, इंटरकनेक्टेडनेस कितनी है टू अदर फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है, अदर फाइनेंशियल सिस्टम। बस कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं है इनमें, है ना, मतलब कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करके बैठे तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उनको चुपचाप मिडिल लेयर से उठा के यहाँ पर डाल देगी अपर लेयर के अंदर, ठीक है। इसको मैंने आपको बता दिया क्योंकि टू बिग टू फेल होती हैं। तो यहाँ पर क्या है, आरबीआई जो है, क्योंकि रिस्क बहुत हाई है इधर, तो आरबीआई क्या बोलता है कि आपको जो है ना और चीज़ें, हम आपको एक तो बहुत ज़्यादा टाइटन कर देंगे आपके ऊपर रेगुलेशंस, ठीक है, प्लस आपको कुछ हाई क्वालिटी कैपिटल रखनी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं CET1 कैपिटल, ठीक है, ठीक है, ये कैपिटल रखनी पड़ेगी। जस्ट लाइक बैंक, जैसे बैंक रखते हैं, तो जो भी बैंक्स के ऊपर हम नॉर्म्स लगा के रखते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन लगा के रखते हैं, अपर लेयर एनबीएफसी पे हम सेम लगा के रखेंगे। तो यहाँ पर देखो लिखा भी था सबसे ऊपर यही सेम चीज़ कि आरबीआई सब्जेक्टिंग देम टू बैंक लाइक रेगुलेशन, ठीक है, मतलब अपर लेयर के लिए बैंक लाइक रेगुलेशन होती है क्योंकि वो टू बिग टू फेल है, ठीक है। तो ये सब करना पड़ेगा। और यहाँ पर प्लस क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो लीडरशिप, सेम चीज़, लीडरशिप रोटेशन पॉलिसी आपके लिए लेके आ जाएगी, ठीक है। तो जो मैंने आपको रिस्क बताए थे अभी स्टार्टिंग में, वो सारे के सारे रिस्क यहाँ पर भी होंगे, ठीक है। तो इसलिए लीडरशिप रोटेशन पॉलिसी एनबीएफसीज के लिए लेके आई जा रही है या प्लान कर रही है आरबीआई फॉर अपर लेयर, ठीक है। तो ये है। प्लस यहाँ पर एक रूल भी होता है, एक और रूल होता है अपर लेयर के अंदर, अपर लेयर के अंदर एक रूल भी होता है जिसको बोलते हैं लॉक इन पीरियड। माना कभी कभी जो है ना आरबीआई ने देखा कि यार आपका एसेट साइज भी बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा है, इंटरकनेक्टेडनेस भी है बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, कॉम्प्लेक्सिटी भी है, तो आपको हमने रख दिया है अपर लेयर के अंदर, ठीक है। कभी आरबीआई ने ऐसा किया, तो अब ये एनबीएफसी 5 साल तक, अगले आने वाले 5 साल तक अपर लेयर में ही रहेगी, अपर लेयर में ही रहेगी, ठीक है। 5 साल तक वो लॉक इन हो गई है, लॉक इन पीरियड हो गया है। अगर एक बार आरबीआई ने रिकॉग्नाइज कर लिया आपको अपर लेयर एनबीएफसी, तो आप 5 साल तक लॉकड इन हो गए हो, इररेस्पेक्टिव आपका जो है साइज भी गिर जाए, ठीक है, आपका एसेट साइज नॉर्मल हो जाए, जो हमारा मिडिल लेयर वाला एसेट साइज है वैसा भी हो जाए, तब भी आपको अपर लेयर एनबीएफसी की तरह ही देखा जाएगा, इवन तो आपका एसेट साइज भी गिर जाए, ठीक है, टाइम के साथ। तो ये इसलिए ये हो गया। अब क्या है, एक और होती है लास्ट, टॉप लेयर एनबीएफसी, फोर्थ। तो टॉप लेयर एनबीएफसी मैंने आपको बताया कि वो जो है इसको बोलते हैं NBFCTL, ठीक है, ये खाली है, यहाँ पर कोई भी एनबीएफसी अभी है नहीं। तो आरबीआई ने इसको क्यों बनाया, देखो इसको इंटेंशनली आरबीआई ने इसको खाली छोड़ा है, ठीक है, इसको एम्प्टी किया है, ठीक है, यहाँ पर कोई नहीं है, नोबडी, कोई भी एनबीएफसी नहीं है, लेकिन आरबीआई ने इसको इंटेंशनली ऐसा किया है। ये जो टॉप लेयर है ना, ये डॉक्टर की तरह वर्क करती है। अगर कभी भी कोई भी एनबीएफसी अपर लेयर से उठ के टॉप लेयर में चली जाए, आरबीआई उसको रिकॉग्नाइज कर दे ऐसा कि यार ये अपर लेयर से टॉप लेयर में चली गई है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो आरबीआई है ना, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे रेगुलेशंस करेगा उस पर, और उसको मॉनिटर करेगा, सुपरविजन करेगा उसका, ठीक है। क्यों ऐसा करेगा, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा उस टाइम पे अपर लेयर में जब थी, तो उसको ऐसा लग रहा था आरबीआई को कि यार ये जो है ना, ये कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट के अंदर पैसा डाल रही है या अनसस्टेनेबल रिस्क ले रही है। तो जैसे ही आरबीआई को ऐसा लगता है ना कि ये अनसस्टेनेबल रिस्क ले रही है, एक्सट्रीम रिस्क ले रही है, कोई भी अपर लेयर एनबीएफसी, अगर आरबीआई को ऐसा लगता है तो वो चुपचाप उसको उठा के टॉप लेयर में डाल देगा, और तब तक टॉप लेयर में रखेगा तब तक जो भी रिस्क है वो न्यूट्रलाइज नहीं हो जाता, ठीक है। तो एक डॉक्टर की तरह काम करती है। कोई भी अपर लेयर एनबीएफसी अगर टॉप लेयर में जाती है, तो आरबीआई को उस टाइम पे ये लगने लग जाता है कि यार ये जो एनबीएफसी है ये बहुत ज़्यादा रिस्क ले रही है इस टाइम पे, ठीक है, अनसस्टेनेबल रिस्क ले रही है, तो आरबीआई फोर्सफुली इनको अपर लेयर से टॉप लेयर में डाल देता है। और उस टाइम पे प्यूनिटिव सुपरविजरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, और तब तक नहीं हटाता उनको टॉप लेयर से वापस अपर लेयर में नहीं डालता, तब तक नहीं, जब तक रिस्क न्यूट्रलाइज ना हो जाए, ठीक है। तो ये अभी के लिए खाली अभी कोई नहीं है, अभी कोई ऐसी एनबीएफसी को रिकॉग्नाइज नहीं किया है आरबीआई ने, ठीक है। तो हमें सब कुछ समझ आ गया है, हमें ये पता चल गया है कि आरबीआई का कैटेगराइजेशन क्या है, और प्लस ये जो
लीडरशिप रोटेशन पॉलिसी है किस एनबीएफसी के लिए है, ये अपर लेयर एनबीएफसी के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है अपर लेयर एनबीएफसी का मेंशन, जो डिपॉजिट टेकिंग है, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस हो गया, श्री राम फाइनेंसिंग हो गया। ये सेकंड लार्जेस्ट एनबीएफसी है, ठीक है, और ये फर्स्ट लार्जेस्ट है। नॉन डिपॉजिट टेकिंग कौन सी है, आदित्य बिरला फाइनेंस हो गई, होला मंडलम इन्वेस्टमेंट हो गया, L&T फाइनेंस हो गया, प्रामल कैपिटल हो गई, टाटा कैपिटल हो गया ना, ठीक है। तो इफ दिस रूल इज पास, अगर ये रूल पास होता है, द लॉन्ग स्टैंडिंग लीडर्स ऑफ दीज मैसिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट विल इवेंचुअली हैव टू स्टेप डाउन, उनको स्टेप डाउन करना पड़ेगा और हैंड ओवर करना पड़ेगा अपना रेन को, ठीक है। सेकेंडरी इशू क्या है भाई, ये हमने पहले से डिस्कस कर लिया था, तो उसको ज़्यादा डेप्थ में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ मेरे ख्याल से फोर्थ वाले में किया है या थर्ड वाले में किया है, ठीक है, 3rd ऑफ मार्च में किया है इसको डिस्कस, ठीक है, कि एनबीएफसी बनना चाह रही हैं यूनिवर्सल बैंक्स, ठीक है, या वैसे बनना भी नहीं चाह रही है, लेकिन आरबीआई फोर्स कर रहा है कि तुम बन जाओ, ठीक है। तो मीटिंग क्या है, मीटिंग ऑल्सो डिस्कस्ड अ सेपरेट बट रिलेटेड टॉपिक कि अलाउइंग, क्या अलाउ कर सकते हैं हम कि लार्जर एनबीएफसीज को अपग्रेड करके लाइसेंस दे दिया जाए, फुल फ्लेज यूनिवर्सल बैंक बना दिया जाए लाइक एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक। तो आरबीआई इज ओपन टू दिस, पर यहाँ पर मेजर रोड ब्लॉक्स हैं, कॉर्पोरेट ओनरशिप रूल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस कॉर्पोरेट ओनरशिप रूल में नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनीज के बारे में बात करी थी, है ना, याद हो आपको। तो उसमें पूरे के पूरे वही रूल्स लिखे हुए हैं, क्योंकि आरबीआई का रूल है, अगर कोई एनबीएफसी बैंक बनना चाहती है, तो जिसका ओरिजिनल फाउंडर है या प्रमोटर है, उसको अपने ओनरशिप स्टेक डाइल्यूट करने पड़ेंगे, है ना। वो होल्ड नहीं कर सकता 40% ऑफ द पेड अप कैपिटल इनिशियली, ठीक है, उससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता, उतना ही करना पड़ेगा, और उसको रिड्यूस करना पड़ेगा टू 26% विद इन द 15 ईयर्स। ये हमने डिस्कस किया था बहुत अच्छे से, है ना, बहुत डेप्थ में डिस्कस किया था कि NOFHC क्या होती हैं, ठीक है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, हमने ये भी देखा था, और कैसे ये एक तरीके की वॉल क्रिएट करती हैं, ठीक है, वो भी हमने देखा था। और जो नॉन फाइनेंशियल कंपनी में रिस्क होता है, वो कैसे स्प्रेड नहीं होता इस वॉल के थ्रू, इस NOHFC के थ्रू फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर, ठीक है। तो हमने वो भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो आप वाली वीडियो जाके देखना, उसमें हमने कम से कम 20 मिनट या 30 मिनट का उस पर डिस्कशन किया है, इस पर NOFHC के ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम यही है कि जो बहुत सारे एनबीएफसी के प्रमोटर्स हैं, वो ओन करते हैं लार्ज मेजोरिटी ऑफ देयर कंपनीज, और वो चाहते नहीं कि भाई वो दे डू नॉट वांट टू गिव अप, ठीक है, अपनी वो इतनी सारी ओनरशिप नहीं देना चाहते और कंट्रोल नहीं देना चाहते। तो लेकिन आरबीआई ने अपनी तरफ से स्टैंड क्लियर कर दिया है अपनी मीटिंग में कि भाई इस रूल को वो रिलैक्स नहीं करेंगे। अगर एनबीएफसी को बैंक बनना अगर कोई भी एनबीएफसी बैंक बनना चाहती है, फुल फ्लेजेड यूनिवर्सल बैंक बनना चाहती है, तो फाउंडर को अपनी स्टेक्स को रिड्यूस करना पड़ेगा, 40% के अंदर अंदर लाना पड़ेगा ऑफ द पेड अप कैपिटल, और उसको 26% तक लेके जाना पड़ेगा इन अपकमिंग 15 ईयर्स, ठीक है। तो ये तो पहली न्यूज़ यहाँ तक की थी। अब आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, अब अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज़ क्या बोल रही है, इंटीग्रेटेड सर्किट बिकम इंडियाज 3rd लार्जेस्ट इंपोर्ट अमिड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पुश। तो पहले थोड़ा न्यूज़ को पढ़ेंगे, फिर उसको बिल्डअप करते हैं। जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्लोजली मॉनिटर कर रही है ग्लोबल सेमीकंडक्टर चिप सप्लाई चेन को। वो ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि इंडिया ने बहुत सारे अपने खुद के सेमीकंडक्टर असेंबलीज और पैकेजिंग प्लांट्स को लॉन्च कर रखा है अंडर द ISM इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इसी वजह से कंट्री को नीड है टू इम्पोर्ट रॉ सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स, तो इसीलिए वो एक्सपेक्टेड है टू स्काई रॉकेट। कॉन्सिक्वेंटली जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं हैव रैपिडली बिकम इंडिया का 3rd लार्जेस्ट इम्पोर्ट, सिटिंग जस्ट बिहाइंड क्रूड ऑयल गोल्ड, ठीक है। तो क्रूड ऑयल सबसे बड़ा है इम्पोर्ट, फिर गोल्ड है, और अब आके ये आ गया है, ICs आ गई हैं, ठीक है। 3rd लार्जेस्ट इंडिया का इम्पोर्ट बन चुका है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, एक बार आगे जाके देखते हैं। तो ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, एक तरफ तो जो है ना डोमेस्टिक प्लांट्स ओपन हो रहे हैं, और दूसरी जगह इम्पोर्ट राइज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई डोमेस्टिक प्लांट्स तो हम और खोल रहे हैं, उसके बावजूद भी जो इम्पोर्ट है वो राइज क्यों हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो डोमेस्टिक प्लांट्स है ना, जो प्रोडक्शन जो यूनिट्स हैं अभी, वो ATMP टाइप की हैं, ठीक है, असेंबली टेस्टिंग मार्किंग और पैकेजिंग फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास, ठीक है। कोई भी फैब्रिकेशन प्लांट नहीं है। जो डोमेस्टिक प्लांट्स हैं उनमें से कोई भी फैब्रिकेशन प्लांट नहीं है। तो जो ATMP प्लांट्स होते हैं, वो मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं एक्चुअल सिलिकॉन वेफर को फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। वो तो फैब्रिकेशन प्लांट करता है, और वो हमारे पास है नहीं। हमारे पास कैसा प्लांट है, हमारे पास ATMP प्लांट है। ये ATMP प्लांट क्या करता है, ये जो यूनिट्स होती है वो मैन्युफैक्चर्ड बट अनपैक्ड सिलिकॉन वेफर को लेता है, ठीक है। कहाँ से लेता है, मतलब इंपोर्ट कहाँ से कराता है, ताइवान से, साउथ कोरिया से, फिर उसको कट करता है, उस वेफर को मैन्युफैक्चर्ड अनपैक्ड सिलिकॉन वेफर को कट करता है, पैक करता है इनटू द ब्लैक प्लास्टिक स्क्वायर,
जिसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ चिप, फिर उसको टेस्ट करता है, ठीक है, और फिर शिप आउट कर देता है, ठीक है, शिप देम आउट। तो हम जो है ना असेंबल करते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं, फिर उसमें मार्किंग करते हैं, फिर पैकेजिंग करके भेज देते हैं। तो हम अभी ATMP हैं, तो जो भी हमारे डोमेस्टिक प्लांट्स हैं वो ATMP टाइप है, कोई भी फैब्रिकेशन प्लांट नहीं है। तो इसीलिए ही हमें बहुत सारी आईसीज को, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड बट अनपैक्ड आईसीज को इम्पोर्ट कराना पड़ता है, फिर उसको ATMP प्लांट में भेज के एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और बाकी देशों में भेजते हैं और खुद कुछ डोमेस्टिक कंजप्शन भी करते हैं, ठीक है। तो ऐसा है, इसी वजह से जो है ना वो बढ़ रही है, इसी वजह से इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर बन गया है। तो रिजल्ट क्या है, बिकॉज इंडियाज ATMP प्लांट्स आर कमिंग ऑनलाइन, बहुत ज़्यादा प्लांट्स आ रहे हैं अभी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है, मैसिव डिमांड बढ़ रही है, तो कांस्टेंट सप्लाई चाहिए ऑफ रॉ अनपैक्ड चिप फ्रॉम अब्रॉड टू ऑपरेट, ठीक है। अगर ATMP प्लांट को ऑपरेट करना है तो हमें बहुत सारी आईसीज चाहिए, मैन्युफैक्चर्ड बट अनपैक्ड, ठीक है, मतलब रॉ आईसीज चाहिए। तो इसलिए इम्पोर्ट बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे ATMP प्लांट बढ़ रहे हैं, तो उनकी डिमांड बढ़ रही है, तो उसको एक कांस्टेंट सप्लाई देने के लिए इंडिया जो है ना बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है आईसीज को, इंटीग्रेटेड सर्किट्स को। दैट इज वाई डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इज करंटली ड्राइविंग अ मैसिव स्पाइक इन इंपोर्टेड सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं द इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड की स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पर क्या देखो, हमें कोई इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है, मतलब कोई कार बनानी होती है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स लगती हैं, ठीक है, मतलब चिप्स लगती हैं उसके अंदर। तो इंडिया का जो रिलायंस है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है चिप्स पे, ठीक है। तो उसकी वजह से जो इंडिया का इंपोर्ट बास्केट है वो भी बहुत ज़्यादा शिफ्ट हुआ है, अभी रैपिड ग्रोथ हुआ है इन अ फ्यू ईयर्स। जो आईसी का जंप है, आईसी हैव जंप फ्रॉम बीइंग 7th, पहले जो ना इंडिया 7th हाईएस्ट इंपोर्टर था इन फाइनेंशियल ईयर 24, अभी कितना है, अभी 3rd हाईएस्ट बन चुका है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जंप हुआ है, हमारा रिलायंस जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ा है, हम रिलाय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा चिप्स पे, ठीक है। मैसिव वैल्यू क्या है, इन जस्ट फर्स्ट 9 मंथ, पहले 9 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26, अप्रैल से दिसंबर तक इंडिया ने इम्पोर्ट किया है 12.62 बिलियन वर्थ ऑफ चिप, जो कि नियरली 13% इंक्रीज है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, ठीक है। हमने पहले 9 मंथ में इतना ज़्यादा इम्पोर्ट कर लिया। फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या बोल रही है, गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि फुल ईयर इंपोर्ट ऑफ फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 इज इजीली सरपासिंग द $15.14 बिलियन रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल ईयर 25 वाला जो रिकॉर्ड था उसको भी ब्रेक कर देगी अगर हम फुल ईयर का इंपोर्ट देखें, है ना। पुशिंग द शेयर ऑफ चिप्स इन इंडिया टोटल इंपोर्ट बिल इवन हायर देन इट्स करंटली, अभी करंटली कितना चला है 2.09%, उससे भी ज़्यादा इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा इंडिया का, ठीक है। तो ये सारा का सारा इकोनॉमिक इम्पैक्ट आने वाला है इंडिया पे फ्यूचर में, ठीक है। आगे चलते हैं, द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन प्रोग्रेस। अभी इंडिया की सेमीकंडक्टर मिशन की प्रोग्रेस देखते हैं। जो ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है वो फाइनली बियरिंग कर रहा है फ्रूट्स, क्योंकि पहले क्या था, सिर्फ अनाउंसमेंट हो रहे थे कि हाँ ये फैक्ट्री खुलेगी, ये प्लांट खुलेगा, ठीक है। अब क्या है, एक्चुअल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है, ठीक है, प्लांट भी बन गया और फिर एक्चुअल प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गया। जैसे माइक्रॉन टेक्नोलॉजी, अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है कमर्शियल प्रोडक्शन 8 माइक्रॉन, ठीक है, माइक्रॉन मैसिव 22,516 करोड़ का प्लांट है सानंद के अंदर, ठीक है, गुजरात। ये फर्स्ट मेजर ISM प्लांट है जो कि लाइव हुआ है। इसके बाद और भी लाइन में है, लेटर दिस ईयर कुछ कंपनीज जो हैं वो अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगी, जैसे CG पावर्स हो गई, काइंस टेक्नोलॉजी हो गई और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, वो अपना भी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगी लेटर दिस ईयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो 10 प्रोजेक्ट थे जो कि अप्रूव हुए थे, तो ये 10 प्रोजेक्ट के मैंने नाम दे रखे हैं, ठीक है। आप उनको एटलीस्ट उनके प्रोजेक्ट के नाम, मतलब कंपनी का नाम क्या है और वो लोकेशन क्या है, ठीक है, और किस टाइप की फैसिलिटी है, ठीक है। लॉजिक फैब्रिकेशन है, OSAT और ATMP है, ठीक है। ये आप थोड़ा याद कर लेना, थोड़ा पढ़ लेना, पढ़ोगे तो उससे अपने आप याद हो जाएगा कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स विद PSMC वो धोलेरा गुजरात में है, ठीक है। और वो किस टाइप की फैसिलिटी है, वो लॉजिक फैब फैसिलिटी है। तो आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो अब ये 10 के 10 जितने भी प्रोजेक्ट हैं इनके नाम याद रखना और लोकेशन भी याद रखना, ठीक है। किस टाइप की फैसिलिटी है वो भी याद रखना। और ये टोटल एस्टिमेट इन्वेस्टमेंट कितना है, 1.6 लाख करोड़ रुपीज़, ठीक है। तो ये भी याद रखना क्योंकि ये करोड़ के अंदर इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द ग्लोबल स्नैक। जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा नर्वस है अबाउट दिस ग्लोबल सप्लाई बॉटलनेक, क्योंकि जो इंडिया की $multi-billion ATMP प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं किस पे, ICs पे, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड बट अनपैकेज्ड वेफर्स पे, ठीक है। और अगर कोई भी ग्लोबल डिस्ट्रप्शन होता है ड्यू टू द हाई डिमांड या जो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से या लॉजिस्टिक क्लॉग्स होने की वजह से, तो ये जो बड़ी बड़ी नई फैक्ट्रीज हैं ये स्टार्व हो सकती हैं ऑफ द मटेरियल, ठीक है, फिर आइडल बैठ जाएंगी, फिर कोई फ़ायदा नहीं है, इनको बनाने का ही फ़ायदा क्या था, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है ना एक्टिवली ट्रैक कर रही है दिस
टू एंश्योर कि जो हाईली पब्लिसाइज्ड क्रूशियल इन्वेस्टमेंट है वो सक्सेस रहे, ठीक है, वो सक्सेसफुल रहे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज़ क्या बोल रही है, NHAI ने लॉन्च किया है 6,000 करोड़ रुपीज़ का IPO फॉर राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा न्यूज़ को पढ़ेंगे फिर उसको बिल्डअप करेंगे। जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो लॉन्च कर रही है IPO फॉर इट्स न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो यहाँ पर इन्वेस्ट की बात हो रही है, इन्वेस्ट की, ठीक है, जिसको नेम किया गया है राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है। बाय रेजिंग दिस पर्टिकुलर 6,000 करोड़ रुपीज, NHAI क्या अलाउ कर रही है रिटेल इन्वेस्टर्स को, जो एवरीडे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो ओन कर पाए एक पीस ऑफ इंडिया का नेशनल हाईवे, और उसके थ्रू, इस नेशनल हाईवे के थ्रू वो स्टेडी इनकम को जनरेट कर पाए फ्रॉम द टोल कलेक्टेड ऑन दोज रोड्स, ठीक है। तो पहले इन्वेस्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि वो होते क्या है, ठीक है, फिर हमें न्यूज़ अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। तो अगले उस पर यही है कि इन्वेस्ट होते क्या हैं। तो इन्वेस्ट की फुल फॉर्म होती है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और आप इसको एक तरीके का म्यूचुअल फंड ही समझ सकते हो। तो पर यहाँ पर क्या, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, अलग अलग कंपनी के जो है ना शेयर बाय होते हैं, ठीक है, फिर उसको यूनिट बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एक ट्रस्ट जो है बाय करती है, ये जो ट्रस्ट होता है, ये जो इन्वेस्ट होता है, ये एक तरीके का ट्रस्ट है, ठीक है। ये ट्रस्ट बाय करता है कंप्लीटेड रिवेन्यू जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इन दिस केस वो टोल रोड को बाय करता है, ठीक है, काइंड ऑफ। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा एक बार इन्वेस्ट की स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। तो ये एक कंपनी नहीं हो सकती, ये कोई एक सिंगल कंपनी नहीं है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना कि ये कोई कंपनी नहीं हो सकती, ये कंपनी नहीं हो सकती, ये LLP भी नहीं हो सकती। तो ये एक ट्रस्ट होती है, ठीक है, ये एक ट्रस्ट होते हैं। तो इसको डिज़ाइन किया जाता है, इस ट्रस्ट को डिज़ाइन किया जाता है, इसके पीछे मोटिव ये होता है कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। तो इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है, प्रोटेक्ट, ठीक है, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। और क्योंकि ये ट्रस्ट जो है मैसिव एसेट्स को हैंडल करता है, ठीक है, मैनेज करता है, तो उसको मैनेज कर पाए मैसिव एसेट्स को इफेक्टिवली तो एक ट्रस्ट की तरह बनाया जाता है इसको। अभी इस ट्रस्ट के अंदर जो ना बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, 4 की प्लेयर्स होते हैं समझ लो, ठीक है, 4 की प्लेयर्स होते हैं। पहला कौन सा है, पहला होता है स्पॉन्सर, ठीक है, दूसरा होता है ट्रस्टी, ठीक है, ट्रस्टी होता है, तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट मैनेजर, ठीक है, और चौथा होता है प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। तो इसके अंदर एक ट्रस्ट के अंदर ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं, स्पॉन्सर, ट्रस्टी, इन्वेस्टमेंट मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। तो हर एक का रोल समझते हैं। तो देखो पहले मैं आपको इन्वेस्ट पहले यहाँ पर लिख देता हूँ, इन्वेस्ट, ठीक है। जो इन्वेस्ट है यहाँ पर काम कैसे करता है, ये पूरा एसेट बाय कर लेता है, ठीक है, इनके पास एसेट्स होते हैं, ठीक है, जैसे टोल रोड हो गई, और ये क्या करते हैं, ये इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं, ठीक है, इन्वेस्टर से पैसा लिया, हम जैसे लोगों से पैसा लिया, ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं, ठीक है, कंपनी से पैसा लेते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं, ठीक है। और जो भी वो पैसा रेस करते हैं फिर वो पैसा लगाते हैं कहीं, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि जो भी पैसा हमसे रेस किया, कंपनी से रेस किया, इंस्टीट्यूट से रेस किया थ्रू इन्वेस्ट, उसे ऐसे खाली रखे रहेंगे, नहीं, उसको इन्वेस्ट करेंगे, उसको अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे सोलार के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, मतलब रिन्यूएबल में इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन प्रोजेक्ट्स में, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में, ठीक है, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के अंदर वो उस पैसे को डालते हैं, ठीक है, इन्वेस्ट करते हैं, ये जो पैसा यहाँ से हमसे लिया होता है, ठीक है। और उसके बदले जो भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ से कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है, यहाँ से कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है, और फिर उस रेवेन्यू को हमें एज अ डिविडेंड दे दिया जाता है, ठीक है, एज अ डिविडेंड दे दिया जाता है। तो ऐसे करके पूरी स्टोरी चल रही होती है, ठीक है, डिविडेंड की दे दिया जाता है। तो हम जैसे लोग, रिटेल इन्वेस्टर्स, कंपनीज, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक इन्वेस्ट के अंदर पैसा डालते हैं, ठीक है, और वो हमें उसकी कुछ यूनिट्स देते हैं, ठीक है, ये हमें यूनिट्स दे देते हैं, ठीक है। और फिर जो भी पैसा आता है, जो भी सम कलेक्ट होता है, वो पैसा सारा का सारा किस में डाल दिया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर डाल दिया जाता है, जैसे सोलर हो गए, रिन्यूएबल हो गए, ठीक है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक है। और ऐसे प्रोजेक्ट होने चाहिए जो कि ऑपरेशनल हो, ठीक है, वर्क कर रहे हो, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या 80-20 वाला रेशियो होता है, ठीक है, मतलब 80% और 20% ऐसे करके एक रेशियो होता है, वो मैं आगे बताऊंगा कि 80% तो ऑपरेशनल वाले में डालते हैं, जो कि पहले से ही ऑपरेशनल हो, या कंप्लीटली जनरेट कर रहे हो रेवेन्यू, ठीक है। क्योंकि अगर ये मान लो जहाँ पर इस इन्वेस्ट ने पैसा इन्वेस्ट किया वो काम ही नहीं कर रहा, कुछ रिटर्न दे के नहीं दे रहा, ठीक है, दे ही नहीं रहा कोई रिटर्न, तो फिर हमें रिटेल इन्वेस्टर और कंपनीज या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को पैसा कैसे मिलेगा, ठीक है, एज अ डिविडेंड कैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो यहाँ पर इसलिए इन्वेस्ट पे कुछ रूल्स होते हैं कि वो
पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो ऑपरेशनल टाइप ऑफ जो कि पहले से ही जनरेट कर रहे हैं कुछ इनकम, वैसी जगह उन उन प्रोजेक्ट्स के अंदर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको पूरा बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है, अभी बस आपको स्टोरी बताइए। तो अब ये सब काम करने के लिए जो ना अलग अलग लोग होते हैं, एक इन्वेस्ट को बनाने के लिए अलग अलग लोग होते हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग कंपनीज सेटअप होती हैं। तो अब उनके बारे में बात करते हैं, इसके 4 कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्ट के अंदर होता है, पहला होता है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर इस केस में पता है स्पॉन्सर कौन है, NHAI, ठीक है, जो ये न्यूज़ है ना, इस केस में स्पॉन्सर ये है। क्यों ये है, क्योंकि ये पता है क्या करता है, ये इस इन्वेट को सेटअप करता है। इसका पहला काम होता है सेटअप करना कि वो इन्वेट बना के दे, ठीक है। फिर जितने भी फिजिकल एसेट्स हैं, जो भी एसेट है, फिजिकल एसेट्स हैं, PH फिजिकल एसेट्स हैं, उसको ट्रांसफर करता है इस इन्वेट के अंदर, ठीक है, इन्वेट्स के अंदर ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर, यहाँ पर मैं ट्रांसफर वर्ड का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। और संग में एक तो सेटअप कर दिया उसने इन्वेट, ठीक है, और जितने भी फिजिकल एसेट्स है उसको ट्रांसफर कर दिया, प्लस वो बनाता है ट्रस्टी, एक ग्रुप ऑफ कंपनी, एक अलग कंपनी बनाता है ट्रस्टी, ठीक है। दोनों सेम कंपनी नहीं हो सकती, स्पॉन्सर कंपनी अलग होगी, NHAI अलग होगा, और ये ट्रस्टी भी अलग होगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट होंगी ये दोनों, एक ये सेम काम नहीं कर सकती स्पॉन्सर, ठीक है, ये अलग से ट्रस्टी बनाता है, ठीक है, द ट्रस्टी। अब इसका काम क्या है, इसका काम है ये जो फिजिकल एसेट्स इसके अंदर डाले गए इसको मैनेज करना, ठीक है, इसको होल्ड करके रखना, ठीक है, होल्डिंग का काम इसका होता है, ठीक है, ये होल्ड करके रखता है उस फिजिकल एसेट को, और ये कंप्लायंस को मेंटेन करके चलता है कि भाई इस इन्वेस्ट्स के अंदर सारे के सारे कंप्लायंस जो है वो मेंटेन है या नहीं, ठीक है, कंप्लायंस को मेंटेन करता है। और इसका एक और काम है प्रोटेक्ट करना इन्वेस्टर को, इन्वेस्टर के पैसे को प्रोटेक्ट करके चलता है, ठीक है, मॉनिटरिंग करता है, ठीक है, मतलब ये देखभाल करता है, ये ओवरऑल रेगुलेशन करता है, ठीक है। स्पॉन्सर ने बना के छोड़ तो दिया इन्वेस्ट्स को, लेकिन सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रस्टी को दे दी, ठीक है, कि वो कंप्लायंस देखे, मेंटेनेंस करे, इन्वेस्टर को इन्वेस्टर का इंटरेस्ट, ठीक है, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करे, मॉनिटर करे, ठीक है, इस इन्वेस्ट को। तो ये होता है। इसके अलावा एक और कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजर। अभी मैंने आपको बताया था कि पैसा इसके अंदर जो ना बहुत सारा पैसा आ जाता है ना, हम रिटेल इन्वेस्टर से, कंपनी से या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से हम पैसा लेते हैं, ठीक है, इन्वेस्ट पैसा लेती है, तो पैसा आता है, तो पैसे को कहीं ना कहीं लगाना होगा ना, हाँ, तो वो लगाता है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक है। वो 2 तरीके से लगा सकता है, या तो डायरेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर लगाए, ठीक है, प्रोजेक्ट के अंदर लगाए, या वो पहले से एक कंपनी बना दे, एक अलग से स्पेशल पर्पस व्हीकल बना दे, SPV बना दे, स्पेशल पर्पस व्हीकल बना दे, और फिर उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट कराए प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। ऐसे 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट मैनेजर पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है, ये इन्वेस्ट कर सकता है कैसे, या तो डायरेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर डाल दे, या एक अलग से स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाए फिर उसके थ्रू प्रोजेक्ट में डाले। अब हमने कल डिस्कस किया था कि SPVs करते क्या है, भाई वो रिस्क को आइसोलेट करते हैं, ठीक है, रिस्क को आइसोलेट करते हैं। कल वाली न्यूज़ में हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि ये कैसे रिस्क को आइसोलेट करते हैं, अपनी पेरेंट कंपनी से रिस्क को आइसोलेट करते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट मैनेजर 2 तरीके से ऐसा कर सकता है। प्लस इन्वेस्टमेंट मैनेजर का एक और काम होता है कि भाई कब इनको डिविडेंड इशू करना है, कितना इशू करना है, वो ये सब देखता है, डिविडेंड इशू, ठीक है, ये सब इसके हाथ में होता है। तो एक तरह की कॉर्पोरेट बॉडी होती है, ठीक है, कॉर्पोरेट बॉडी होती है जो कि ये डिविडेंड कितना इशू करना है ये देखता है, इन्वेस्टमेंट करता है अलग अलग प्रोजेक्ट में थ्रू 2 मेथड्स, प्रोजेक्ट डायरेक्ट प्रोजेक्ट में कर सकता है, या SPV के थ्रू कर सकता है प्रोजेक्ट में, ठीक है, तो ऐसे करता है। या अगर कोई ट्रस्टी ने, मतलब कोई ट्रस्ट ने डेप्ट ले रखा है, ठीक है, मान लो कोई ट्रस्ट ने डेप्ट ले रखा है, तो उसको मैनेज करता है, ठीक है, उसको मैनेज करता है। तो ऐसे काम करता है एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा एक और आता है जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर। अब इसका क्या काम है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ना, ये देखता है, मतलब ये ग्राउंड पे काम करता है, ठीक है, द बूट्स ऑन ग्राउंड, यही वो मेन बंदा होता है जो फिजिकल एसेट को, मतलब बंदा क्या मतलब पूरी कंपनी होती है, मैं बंदा, कंपनी को मैं बंदा ही बोल देता हूँ, है ना, कभी कंपनी होती है, ये पूरी की पूरी कंपनी, इसके अंदर जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं, पूरी पूरी कंपनी के अंदर जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं वो बूट ऑन द ग्राउंड होते हैं। इसका मतलब वो फिजिकल एसेट को, जो फिजिकल एसेट है, ठीक है, उसको अपकीप करता है, उसकी देखभाल करता है, ठीक है, अपकीप करता है, मतलब उसका O&M करता है, ऑपरेशन करता है और मेंटेनेंस करता है, O&M बोलते हैं इसको, ठीक है, ऑपरेशन भी करता है, मेंटेनेंस भी करता है, मतलब टोल बूथ को ऑपरेट भी रखेगा, ऑपरेटिंग में मोड में भी रखेगा, जितने भी पोर्ट होल्स होंगे उसको फिल करेगा, मतलब मेंटेनेंस करेगा, ठीक है, इंश्योर करेगा कि जो टोल है, ये जो हाईवे है, ठीक है, वो ऑपरेशन रहे, ठीक है, क्योंकि अगर वो ऑपरेशनल रहेगा
तभी तो वो रिवेन्यू जनरेट करेगा, और रिवेन्यू जनरेट करेगा थ्रू कलेक्टिंग द टोल, ठीक है। जब वो रिवेन्यू जनरेट करेगा तभी तो पैसा वापस कर पाएगा इन्वेस्टर का, है। अगर वो रिवेन्यू जनरेट नहीं कर पाया तो क्या फ़ायदा। तो वो ये सब काम कौन करता है, प्रोजेक्ट मैनेजर करता है। द बूट्स ऑन ग्राउंड, फिजिकल एसेट्स को अपकीप करता है, O&M करता है, ठीक है। तो हमने चारों कंपोनेंट देख लिए। स्पॉन्सर क्या करता है, ट्रस्टी क्या करता है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर क्या करता है, और प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, ठीक है। तो हमने इन सबका वर्किंग देख लिया। अब थोड़ा रेगुलेशंस भी देख लेते हैं कि रेगुलेशंस क्या होती हैं इसकी, ठीक है। अब आता है इनविट्स रेगुलेशंस। मैंने आपको बताया है, ठीक है। पहला क्या है, मैंने आपको बताया कि भाई ये जो है ना कंपनी नहीं हो सकती, ये पूरा एक ट्रस्ट होता है, ठीक है। ये पूरा ट्रस्ट होता है, कंपनी नहीं हो सकता ये, ठीक है। एक सिंगल कंपनी नहीं हो सकता, ठीक है, और LLP नहीं हो सकता, ठीक है। ये नहीं हो सकता, एक ट्रस्ट ही बनना पड़ेगा उसको अगर एक इन्विट है तो। इसके अलावा इसको रजिस्टर करना पड़ता है अपने आप को सेबी के साथ, सेबी के साथ ये रजिस्टर्ड होता है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो जो एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया यहाँ पर, ये जो ट्रस्टी है ना, ये रजिस्टर कराता है अपने आप को सेबी के थ्रू, ठीक है। तो ऐसे करके पूरा इन्विट जो है वो रजिस्टर हो जाता है, ठीक है। तो सेबी के साथ रजिस्टर्ड रहता है, ठीक है। और स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होता है। भाई कहाँ पर ट्रेड होगा, ये पैसा कहाँ से उठाया जाएगा, रिटेल इन्वेस्टर से, स्टॉक एक्सचेंज पे तो उठाया जाएगा। तो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट भी तो कराना पड़ेगा, तो सेबी के साथ रजिस्टर कराओ और फिर उसको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट भी कराओ, ठीक है। ये काम होता है, ठीक है। मतलब रेगुलेशंस होती हैं इसकी। प्लस अब वो आता है जो 80 वाला मैं आपको बता रहा था, 80% जो पैसा है, ठीक है, जो मनी है, वो कहाँ इन्वेस्ट होना चाहिए। 80% ऑफ टोटल एसेट वैल्यू, टोटल एसेट वैल्यू वो किधर 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 होनी चाहिए, वो होनी चाहिए रेवेन्यू जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, ठीक है। इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के अंदर जो पहले से ही रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, ठीक है। और वो जो अपना पैसा है वो कितने साल के डालना चाहिए, 3 ईयर के लिए लॉक इन होता है, ठीक है। जो भी पैसा है, मतलब इनडायरेक्टली इस इन्वेट को जो है ना पैसा जनरेट करना है, ठीक है, रेवेन्यू जनरेट करना है। और जो जो भी उसका टोटल एसेट है उसका 80% उसको रेवेन्यू जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर डालना पड़ता है, ठीक है। उसके थ्रू उसका रेवेन्यू आना चाहिए, उसका जो एसेट है वो 80% रेवेन्यू जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होने चाहिए, ठीक है। और वो 3 ईयर का लॉक इन होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्या है, इससे सुनिश्चित होगा कि एक प्रॉपर स्टेबल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, स्टेबल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अगर स्टेबल रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो इन्वेस्टर को पैसा कैसे देंगे, ठीक है। तो 80% तो लॉक इन हो जाता है, ठीक है, एक तरीके से इस चीज़ में होता है, रेवेन्यू जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में होता है। लेकिन जो 20% होता है वो 2 तरीके से होता है। इसमें क्या है, जो 10%, इस 20% के अंदर भी एक मैक्स 10% की लिमिट लगा रखी है। इस 20% का भी एक 10% की लिमिट है कि वो जो 10% है, 20% का 10, ठीक है, 20% का जो 10% है, वो जो है ना किस में हो सकता है, अंडर कंस्ट्रक्शन में हो सकता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ 10%, 20% का 10% फिर इसके अंदर, ठीक है। फिर इसके अंदर जो और बाकी चीज़ें किस किस में डाल सकता है, वो डाल सकता है लिस्टेड और अनलिस्टेड डेब्ट दे सकता है, ठीक है। कंपनीज को डेब्ट दे सकता है, लेकिन कौन सी कंपनीज को डेब्ट दे सकता है, ठीक है भाई। उसको इन द एंड इन्वेट को पैसा कमाना है, तो उसके लिए उसको पैसा डालना पड़ेगा। तो जो भी 20% बचा हुआ था, हमने 80% तो डलवा दिया था, ठीक है, रेवेन्यू जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर। लेकिन जो 20% है उसमें जो बाकी बचा हुआ है, जो 10% के बाद जो बचा हुआ है, वो लिस्टेड और अनलिस्टेड डेब्ट दे सकता है, ठीक है, किसी भी कंपनी को। वो कंपनी कैसी कंपनी होनी चाहिए, वो इंफ्रा से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है, मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे जगह डाल सकता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा डाल सकता है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, ठीक है। कैश और मनी मार्केट के अंदर डाल सकता है, मनी मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कर सकता है। और इसके अलावा क्या है, जो एक इन्वेट है उसमें और रेगुलेशंस क्या होती हैं कि जब अगर ये पीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरह प्रोजेक्ट करे, ठीक है, अगर वैसे करे, क्योंकि हमें पता है ना जो हमारा इन्वेस्टमेंट मैनेजर है वो प्रोजेक्ट के अंदर पैसा डालता है, कभी कभी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरह डाल सकता है। तो अगर वो ऐसे डालेगा ना तो उसको SPV का यूज़ करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, उसे SPV का यूज़ करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट नहीं डाल सकता। अगर वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिपिंग के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको SPV मॉडल का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है। प्लस जो भी इन्वेट्स होते हैं वो एक दूसरे को, दूसरे इन्वेट्स को पैसा नहीं दे सकते किसी भी तरीके से, ठीक है, वो उनको पैसा नहीं दे सकते, मनी नहीं दे सकते, ठीक है। एक ये हो गया। अभी एक डिविडेंड का रूल है, मैं आपको वो डिविडेंड का रूल बताता हूँ, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, मतलब इसको बोलते हैं ना 90% मैकेनिज्म, ठीक है। अब डिविडेंड की बात आती है। अब इनडायरेक्टली हमको पैसा कैसे मिलता है, मतलब इन्वेस्टर्स को पैसा कैसे मिलता है वापस, ठीक है। तो डिविडेंड रूल,
यहाँ पर है सेबी ने बोला है 90% रूल, यहाँ पर एक 90% रूल आता है, ठीक है। इसको थोड़ा हम सही से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो इन्वेट है वो सेबी के थ्रू रेगुलेटेड है, तो सेबी ने एक 90% रूल डाल रखा है इनके ऊपर। देखो कॉर्पोरेट में क्या होता है, जो रेगुलर कॉर्पोरेट स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, जो हम नॉर्मल कंपनी के स्टॉक खरीदते हैं, वहाँ पर जो कंपनी होती है ना, वो खुद डिसाइड करती है कि उनको जो है वो डिसाइड करती है कि उनको डिविडेंड देना है नहीं देना, डिविडेंड देना है या नहीं देना, ठीक है, वो डिसाइड करती है, वो उनके हाथ में होता है। लेकिन सेबी बोलता है जो इन्वेस्ट होते हैं वहाँ पर 90% का रूल है, मतलब 90% एटलीस्ट 90% ऑफ टोटल NDFC, ठीक है, नेट डिस्ट्रीब्यूशन कैश फ्लो जो होगा उसका 90% जो है वो एज अ डिविडेंड देना पड़ेगा, एज अ डिविडेंड वापस देना पड़ेगा सारे के सारे इन्वेस्टर्स को, ठीक है। तो ये सेबी ने रूल लगा रखा है, इसको बोलते हैं डिविडेंड रूल, ठीक है। 90% रूल जो है ये सेबी ने लगा रखा है। नॉर्मली कॉर्पोरेट स्टॉक्स में हम जो नॉर्मल कंपनीज के स्टॉक खरीदते हैं वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर कंपनी डिसाइड करती है क्या डिविडेंड देना है नहीं देना, ठीक है, या उस प्रॉफिट को वापस जो है अपनी कंपनी के अंदर लगा देना है, ठीक है, वो डिसाइड करती है उस चीज़ के ऊपर। लेकिन यहाँ पर कोई डिसीजन पावर नहीं है, यहाँ पर 90% ऑफ NDFC नेट डिस्ट्रीब्यूशन कैश फ्लो डिविडेंड की तरह देना पड़ेगा इन्वेस्टर को, ठीक है। तो ये है, लेकिन अब डिविडेंड देना कैसे है, देखो डिविडेंड यहाँ पर डिविडेंड की तरह नहीं जाता, नॉर्मल डिविडेंड नहीं होता। कॉर्पोरेट में क्या है, नॉर्मल डिविडेंड होता है, लेकिन यहाँ पर तीन स्ट्रीम से डिविडेंड आता है, 3 स्ट्रीम से पैसा आता है। तो 3 स्ट्रीम से कैसे आता है, देखो पहला तो क्या है, इंटरेस्ट की तरह आता है, ठीक है, पहला आता है इंटरेस्ट की तरह, क्योंकि ये जो लोग हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स होते हैं, वो SPV को पैसा देते हैं, ठीक है, वो कहीं प्रोजेक्ट में लगाती है, फिर क्योंकि इन्होंने SPV को पैसा दिया, उधारी में पैसा दिया, ठीक है, वहां से आता है इंटरेस्ट, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट एक कंपोनेंट बन जाता है डिविडेंड का, ठीक है, एक कंपोनेंट बन जाता है, प्लस जो प्रॉफिट हुआ, ठीक है, जो टोटल प्रॉफिट हुआ सारी की सारी SPVs को मिला के, सारे के सारे इन्वेस्टमेंट मिला के, ठीक है, जो भी उन पर प्रॉफिट हुआ, इन्वेस्टमेंट पे जितना भी प्रॉफिट हुआ, जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट्स पर पैसा लगाया होगा, उससे जो भी प्रॉफिट हुआ, फिर वो डिविडेंड वो एक डिविडेंड का पार्ट बन जाता है। तो पहला ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा कैसे पैसा लौटाता है भाई, इसमें जो ना वो ऐड करके चलता है, जो हमारा ये है इन्वेट है वो ऐड कर देता है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, मतलब जो भी पैसा इन्वेस्टर्स ने लगाया होगा स्टार्टिंग में, उसका रीपेमेंट भी धीरे धीरे करता रहता है इन्वेट। तो 3 कंपोनेंट होते हैं डिविडेंड में यहाँ पर, एक तो इंटरेस्ट होता है, प्रॉफिट भी होता है और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी होती है। इन तीनों का पार्ट मिलकर डिविडेंड बनता है, जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर को या रिटेल इन्वेस्टर को या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को या कंपनी को वापस मिलता है, ठीक है, एज अ डिविडेंड। तो यहाँ पर डिविडेंड नहीं बोल सकते सीधे, मतलब बोलते तो डिविडेंड ही है, लेकिन वो 3 का पार्ट होता है, इंटरेस्ट का, प्रॉफिट का और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पर डिविडेंड पे आउट होता है। अभी एक बार और एक चीज़ देख लेते हैं कि बेनिफिट क्या होता है भाई, ये इन्वेस्ट का बेनिफिट भी तो एक बार देख लेते हैं, बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट्स, तो सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या, इन्फ्लेशन हेजिंग करने का। इन्फ्लेशन हेजिंग एक बेनिफिट है, कैसे, जो कि एक इन्वेस्ट प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो जो हाईवे टोल्स होते हैं ना, हाईवे टोल्स होते हैं, यहाँ पर हाईवे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो RIIT के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हाईवे टोल जो होते हैं ना, वो टिपिकली लिंक्ड होते हैं WPI से, ठीक है, होलसेल प्राइसिंग इंडेक्स से लिंक्ड होते हैं। तो अगर मान लो इन्फ्लेशन बढ़ा, अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ, तो भाई टोल से आने वाला रेवेन्यू भी तो बढ़ जाएगा, तो रेवेन्यू कलेक्शन वो भी तो इंक्रीज हो गया, और जैसे ही रेवेन्यू कलेक्शन इंक्रीज हो गया तो एक इन्वेस्टर के पास ज़्यादा पैसा वापस आएगा, ठीक है, डिविडेंड की तरह, डिविडेंड में ज़्यादा आएगा। तो इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से एक इन्वेस्टर को ज़्यादा फायदा हो रहा है इन्वेस्ट में। तो यहाँ पर यही बोला जाता है कि इन्फ्लेशन को हैज करता है, इन्फ्लेशन से होने वाला रिस्क को वो हैज कर रहा होता है इन्वेस्ट। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, जहाँ पर हाईवे टोल्स लिंक्ड होते हैं डायरेक्टली WPI से, और इन्फ्लेशन बढ़ने पे रेवेन्यू भी अपने आप ही बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा बेनिफिट क्या है, प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो रहता है। भाई पता है इनको, है ना, कि पैसा तो आएगा ही आएगा, क्योंकि अगर एक टोल है तो वहाँ पर, मतलब एक हाईवे है, वहाँ पर टोल कलेक्शन तो चलते रहेगा। अगर ट्रैफिक अच्छा है, उधर हिस्ट्री अच्छी है ट्रैफिक की, तो वहाँ पर टोल चलता रहेगा, टोल आता रहेगा, टोल कलेक्ट होता रहेगा, ठीक है। और उससे क्या है, एक प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू जनरेट हो सकता है फॉर इन्वेस्टर्स, ठीक है।
तो यही है। तो यहाँ पर देखा जाता है हमेशा कि आप कितना ग्रीन, इसलिए यहाँ पर देखा जाता है कि ग्रीन प्रोजेक्ट में आप कितना लगा रहे हो और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स में कितना लगा रहे हो पैसा। तभी वो 80% और 20% वाला खेल है सारा, है ना। मतलब कंप्लीटली 20 नहीं होता, वो 10% होता है उसका, ठीक है। अभी बेनिफिट ही बेनिफिट होता है क्या? नहीं भाई, रिस्क भी होता है। द रिस्क, अभी रिस्क भी देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला रिस्क तो यही है भाई, ट्रैफिक ही ना हुआ तो, ठीक है। अगर टोल की बात कर रहे हो, टोल कलेक्शन की बात कर रहे हो, और वहाँ पर क्या है, किसी और बंदे ने, मतलब कोई और कॉन्ट्रैक्टर ने एक अच्छा हाईवे बना दिया उधर साइड में ही कहीं, है ना, जो कि टाइम बचा रहा है, है ना, कम्यूट करने में, तो फिर लोग उधर जाएंगे, वहाँ पर वो टोल कलेक्शन इंक्रीज होगा। लेकिन इनविट तो इस पर्टिकुलर हाईवे को लेके बनाया गया है, एक पर्टिकुलर हाईवे को लेके बनाया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर एक ट्रैफिक रिस्क ज़रूर होगा, क्योंकि अगर ट्रैफिक ही नहीं होगा वहाँ पर, तो टोल कलेक्शन ही नहीं होगा, टोल कलेक्शन नहीं होगा तो फिर क्या है, इन द एंड कुछ नहीं होगा, ठीक है। इन्वेस्टर को पैसा ही नहीं वापस मिल पाएगा। अगला क्या है, अगला रिस्क है रेगुलेटरी रिस्क। किसी दिन गवर्नमेंट ने आके बोल दिया कि भाई इस हाईवे पे हम जो है ना कोई भी पैसा नहीं लेंगे, ठीक है, कोई पे टोल चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है, एग्जाम कर दिया है, ये सब कार को एग्जाम कर दिया है, और वो मेजोरिटी कार्स थी जो कि एग्जाम हो गई, ठीक है। तो भाई फिर दोबारा से इन्वेस्टमेंट की, लेकिन कोई रिटर्न नहीं आएगा फिर, ठीक है। वही ये रिस्क रह सकता है इन्वेस्ट के साथ, ठीक है। अगला रिस्क क्या हो सकता है, अगला रिस्क है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क, क्योंकि जो इन्वेट्स है ये किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट है, ये यील्ड जनरेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है, यील्ड जनरेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। तो यहाँ पर अगर मान लो आरबीआई ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, ठीक है, इंक्रीज कर दिया, तो जो और इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, वो ज़्यादा, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगी, फिर लोग इसमें क्यों ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो फिर ये अट्रैक्टिव नहीं दिखेंगे इन्वेट्स, अगर इन्वेट्स अट्रैक्टिव नहीं दिखेंगे तो फिर इसको बनाने का मतलब ही क्या हुआ, ठीक है। तो ऐसे रिस्क भी होते हैं इन्वेट्स के साथ, ठीक है। ट्रैफिक रिस्क होता है, रेगुलेटरी रिस्क होता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क होते हैं, जिसमें कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रही होती हैं एज़ कम्पेयर टू द इन्वेट्स, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो वो यही है, मैकेनिज्म आपको पूरा बता ही दिया है, ठीक है। द इन्वेट्स कलेक्ट द टोल रेवेन्यू फ्रॉम दीज हाईवेज और डिडक्ट करेगा उसमें मेंटेनेंस और ऑपरेशन कॉस्ट, और जो बाकी बचा पैसा है, ठीक है, 90% मैंने आपको बताया था, वो सारा का सारा पैसा जो है किसको, यूनिट होल्डर्स को या इन्वेस्टर्स को दे दिया जाएगा एज अ रेगुलर डिविडेंड। बेनिफिट यही है, बेनिफिट तो आपको बता चुका हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको स्टेबल इनकम मिलेगी, ठीक है, और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स मिलेंगे फ्रॉम द लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दैट दे अदरवाइज कुडंट अफोर्ड टू इन्वेस्ट इन इंडिविजुअली, ठीक है। तो ये है द RIIT IPO डिटेल। इसकी डिटेल एक बार देख लेते हैं। जो इफ एन इन्वेस्टर वांट्स टू पार्टिसिपेट, अगर कोई इन्वेस्टर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है तो कितना इशू साइज है, 6,000 करोड़ रुपए का है, ठीक है। कब ओपन हो रहा है, 11 मार्च को ओपन हो रहा है, और क्लोज कब हो रहा है, 13 मार्च को। और द यूनिट्स आर एक्सपेक्टेड टू लिस्ट ऑन द स्टॉक मार्केट, और यूनिट जो है वो, ये जो RIIT है, कब स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्ट होगा, वो होगा March 24 में, ठीक है। प्राइस बैंड क्या रहने वाला है, 99 रुपीज़ से 100 रुपीज़ पर यूनिट रहने वाला है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है, रिटेल इन्वेस्टर मस्ट बाय, ठीक है। एक रिटेल इन्वेस्टर को एटलीस्ट कितना यूनिट बाय करना पड़ेगा, 150 यूनिट बाय करना पड़ेगा, और एट द अपर प्राइस बैंड ऑफ 100 रुपीज़। दिस मीन्स कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है यहाँ पर, 15,000 रुपये। 15,000 रुपये एक रिटेल इन्वेस्टर को मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर वो RIIT का IPO लेना चाहता है, ठीक है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट आर यू एक्चुअली बाइंग। जब आप एक यूनिट बाय करते हो इन्वेट्स की, तो आप क्या बाय कर रहे होते हो, आप एक्चुअली में बाय कर रहे होते हो स्टेक इन द टोल कलेक्शन ऑफ दिस 5 स्पेसिफिक नेशनल हाईवेज, जिनका टोटल स्पेनिंग कितना है, 260 किलोमीटर। तो ये 5 हाईवेज को आप एक तरीके से बाय कर रहे होते हो, ठीक है, इसमें कुछ पार्ट खरीद रहे होते हो। तो NHAI ने इन्हीं पर्टिकुलर रोड्स को, हाईवेज को क्यों सेलेक्ट किया है, क्योंकि इनका अच्छा हिस्ट्री है, 1 ईयर की हिस्ट्री है ऑफ टोल कलेक्शन। इसका मतलब वो प्रूवन है और जनरेट करेंगे, रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स हैं, जिससे रिड्यूस हो जाएगा द रिस्क फॉर इन्वेस्टर्स। और NHAI क्या और फर्दर प्लानिंग कर रहा है कि वो 1500 किलोमीटर का हाईवे की लाइन और इसके अंदर ऐड करेगा, इस इन्वेट्स के अंदर ऐड करेगा, ठीक है, टू दिस पर्टिकुलर ट्रस्ट ओवर नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स, कि जो रिटर्न है वो ग्रो होता रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वेयर इज द मनी कमिंग फ्रॉम एंड गोइंग, ठीक है। जो द टोटल वैल्यू ऑफ द राइट टू कलेक्ट टोल्स ऑन दीज 5 रूट्स, द बेस कंसेशन वैल्यू इज पैक्ड एट 9,500 करोड़ रुपीज, जिसमें ट्रस्ट कितना रेस कर रहा है, 6,000 करोड़ रुपीज ट्रस्ट रेस कर रहा है फ्रॉम द मार्केट राइट नाउ। कौन उसको फंड कर रहा है, देखो NHAI खुद भी इसमें पैसा डालता है, ठीक है। सेटअप करने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है स्पॉन्सर को,
ठीक है। एक और चीज़ है, स्पॉन्सर को इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है एक इन्वेस्ट को सेटअप करने के लिए। तो NHAI स्किन इन द गेम है, यहाँ पर वो NHAI इन्वेस्ट कर रहा है 900 करोड़ रुपीज़, जो कि 15% होता है पूरा उसका, ठीक है, इन्वेस्ट का। स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर करेंगे। लार्ज फंड्स आर पुटिंग इन 1260 करोड़ रुपीज़ एंड दिस इंक्लूड्स 1000 करोड़ रुपीज़ कहाँ से आएंगे, EPFO से आएंगे, और 260 करोड़ रुपीज़ कहाँ से आएंगे, SBI कैपिटल देगा, ठीक है। ये इस टाइप की इन्वेस्टमेंट होने वाली है। और पब्लिक कैसे इन्वेस्ट करेगी, द रिमेनिंग 3840 करोड़ वो ओपन पब्लिक में जाएगा, ठीक है, विद एट लीस्ट 960 करोड़ रुपीज़ स्पेसिफिकली रिजर्व किया जाएगा एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द यूज ऑफ द प्रोसीड, द मनी रेज फ्रॉम द पब्लिक एंड द इंस्टीट्यूशन विल बी हैंड ओवर टू द NHAI एज अ पेमेंट फॉर दीज हाईवे एसेट्स, ठीक है। फिर NHAI इसको यूज कर सकता है, यूज दैट मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ कैश टू गो आउट और बाय कर सकता है, बिल्ड कर सकता है न्यू रोड अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज़ क्या बोल रही है, इंडिया लॉन्चेस फर्स्ट नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स NHGCI 2025-26 विद असम ने वहाँ पर रैंक किया है फर्स्ट, ठीक है। तो ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फेज़ 1 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसी हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। जो नेशनल हाईवे है, मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने रिलीज़ किया है कंट्री का फर्स्ट एवर नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स, ठीक है, फॉर 2025-26 विद असम इमर्जिंग एज द टॉप ऑफ द लिस्ट। ये जो इंडेक्स है रिप्रेजेंट करता है एक मैसिव शिफ्ट इन एनवायरमेंटल गवर्नेंस इंस्टीड ऑफ रिलाइंग ऑन मैनुअल। पहले क्या मैनुअल प्रॉन टू एरर ग्राउंड सर्वे होता था, और उस पर नहीं रिलाई करके अब जो ना एडवांस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पर रिलाई करेंगे फ्रॉम द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की जो टेक्नोलॉजीज है उस पर रिलाई करेंगे टू ऑब्जेक्टिवली ट्रैक द एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ ग्रीन कवर अलॉन्ग इट्स नेशनल हाईवे नेटवर्क, ठीक है। तो ये है, पहले क्या था कि टू चेक इफ द कॉन्ट्रैक्टर्स आर मेंटेनिंग द रोड साइड प्लांटेशन। तो पहले क्या है, वो मैनुअल और प्रॉन टू एरर ग्राउंड सर्वेज होते थे, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा एरर होने के चांसेस होते थे, लेकिन अब क्या है, जो NHAI है वो इसरो की टेक्नोलॉजीज को यूज़ करेगा और फिर वहाँ पर ट्रैक करेगा कि एग्जैक्टली कितना परसेंटेज ऑफ ग्रीन कवर है अलॉन्ग द हाईवेज, ठीक है, हाईवे नेटवर्क में। तो व्हाट इज़ द NHGCI एंड हु मेड इट, ठीक है। तो NHGCI एक साइंटिफिक डाटा ड्रिवन रिपोर्ट डिज़ाइन टू मेजर एग्जैक्टली कितना वेरिएशन है एग्जिस्टिंग अलॉन्ग द इंडियाज मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। पार्टनरशिप किसकी है भाई, NHAI की 3 साल का एग्रीमेंट है विद इसरो का नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ, ठीक है। इन दिस फर्स्ट असेसमेंट साइकिल यूजिंग डाटा फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर 2024 सिस्टम ने इवेल्युएट किया है अप्रॉक्सीमेटली 30,000 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे करंटली इन देयर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फेज स्पेनिंग 24 डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। तो याद रखना कि कितना असेसमेंट किया है और डाटा कहाँ से कहाँ तक का लिया है, जुलाई से दिसंबर का लिया है, और किन दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, NHAI के बीच में हुआ है और इसरो का नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के बीच में हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द साइंस एंड हाउ इट इज मेजर्ड फ्रॉम स्पेस। तो मेजरिंग मिलियंस ऑफ ट्रीज मैनुअली अक्रॉस 30,000 किलोमीटर एक लॉजिस्टिक नाइटमेयर है। इसको सॉल्व करने के लिए NHAI ने और इसरो ने, ठीक है, उन्होंने टर्न किया टुवर्ड्स स्पेस बेस्ड रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है, उसकी तरफ मूव किया। यहाँ पर उन्होंने सैटेलाइट सेंसर को यूज़ करेंगे, वो असेसमेंट यूज़ करेगा हाई रेजोल्यूशन मल्टी स्पेक्ट्रम इमेजरीज, ठीक है। यहाँ पर वो स्पेसिफिकली 5 मीटर रेजोल्यूशन डाटा जनरेट करेंगे फ्रॉम इंडियाज रिसोर्स सेट 2 और रिसोर्स सेट 2A सैटेलाइट्स का, ठीक है। दूसरी ओर क्लोरोफाइल डिटेक्शन भी करेंगे। दीज सैटेलाइट सेंसर्स आर दे कैन डिटेक्ट, ठीक है, ये जो सेंसर्स हैं, सैटेलाइट सेंसर्स हैं, वो डिटेक्ट कर सकते हैं यूनिक लाइट सिग्नेचर्स रिफ्लेक्टेड बाय क्लोरोफाइल्स, ठीक है, द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट। आगे बढ़ते हैं। एक मेट्रिक का यूज़ किया है इन्होंने, NDVI मेट्रिक, ठीक है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ आपको। बाय कैलकुलेटिंग द नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स द सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश हेल्दी वेजिटेशन फ्रॉम asphalt और बैरन डर्ट और कंक्रीट। तो कैसे करेंगे, ये NDVI होता क्या है, एक बार ये देख लेते हैं, ठीक है। NDVI, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स। तो देखो, दो तरीके की लाइटें होती हैं। देखो, एक विजिबल रेड लाइट होती है, विजिबल रेड लाइट होती है। तो प्लांट जो है ना, प्लांट की जो लीव्स हैं, इसको एब्जॉर्ब करती हैं, इसको बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं, हैविली एब्जॉर्ब करती हैं, क्योंकि ये जो रेड विजिबल लाइट होती है ना, ये हेल्प करती है एनर्जी क्रिएट करने में, ठीक है, एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। रेड विजिबल लाइट को इसलिए प्लांट जो है ना एब्जॉर्ब करते हैं हैविली। दूसरी ओर जो नियर इंफ्रारेड
लाइट होती हैं, नियर इंफ्रारेड लाइट होती है, ठीक है, जो कि ह्यूमन आई को विजिबल नहीं होती हैं। प्लांट जो है ना उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्योंकि इनमें होती है बहुत ज़्यादा, ये जो है ओवर हीटिंग कर सकते हैं, ठीक है, प्लांट के अंदर ओवर हीटिंग कर सकते हैं। तो प्लांट क्या है, उसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर एक हेल्दी प्लांट है तो उसका थंब रूल ये है कि वो जो रेड विजिबल लाइट है ना उसको तो एब्जॉर्ब करेगा हेविली, एक हेल्दी प्लांट, और जो नियर इंफ्रारेड लाइट है उसको रिफ्लेक्ट करेगा, हेविली रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो हमें पता चलेगा कि वो एक हेल्दी प्लांट है, ठीक है। तो यहाँ पर यही थंब रूल है, अगर वो हेल्दी नहीं है तो इसको वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और इसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, अगर हेल्दी नहीं है तो, ठीक है। तो इसके लिए एक NDVI बनाया गया, इसको नाम देते हैं NIR, नियर इंफ्रारेड लाइट, इसको देते हैं रेड, ठीक है। तो इन्होंने क्या फॉर्मूला क्रिएट किया, NIR में से अगर माइनस कर दें रेड को और अपॉन NIR प्लस रेड तो एक वैल्यू आती है, ठीक है। ये जो NDVI एक इंडेक्स एक वैल्यू क्रिएट करता है, अगर ये वैल्यू -1 से 0 तक हो इसका मतलब क्या है, नो वेजिटेशन, कोई वेजिटेशन ही नहीं है, ठीक है। अगर ये 0 से 0.1 तक हो तो इसका मतलब भाई बैरन लैंड हो सकती है, ठीक है, बैरन एरिया हो सकता है, या एरिया हो सकता है, या रॉक हो सकता है वो, ठीक है, वो पर्टिकुलर चीज़, या सैंड हो सकती है, या एसफॉल्ट हो सकता है, ठीक है, मतलब रोड हो सकती है। अगर इतना ये इस लेवल में वैल्यू मिल रही है, अगर 0.2 से 0.4 तक मिल रही है तो उसका मतलब थोड़ा थोड़ा वेजिटेशन है, स्पेयर वेजिटेशन है, थोड़ा वेजिटेशन है, ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता है कि डाइंग क्रॉप्स हो, डाइंग क्रॉप हो, ठीक है, ड्राई ग्रासलैंड हो, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर ये रीडिंग 0.5 से 0.9 आती है तो इसका मतलब हेल्दी वेजिटेशन है, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक है ना यही दिखा रही होती है। तो मैंने आपको पूरा बता दिया है कि ये मैट्रिक कैसे वर्क कर रही है, इसका फॉर्मूला क्या है और इसके पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट्स क्या हैं, उससे हम क्या पता लगा सकते हैं, वही मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर कहते हैं सिस्टम ब्रेक्स द हाईवे डाउन इनटू द, ये जो सिस्टम है कैसे वर्क करेगा, ये 1 किलोमीटर के सेगमेंट में इसको ब्रेक करेगा, फिर कैलकुलेट करेगा एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ द राइट ऑफ वे द लैंड ऑन द लेफ्ट और राइट एंड मीडियन ऑफ द हाईवे ओन बाय द गवर्नमेंट, और फिर दैट इज कवर्ड बाय द ग्रीनरी, फिर उसको उससे पता लगाएगा कि भाई कितना वेजिटेशन को कवर करना है, ठीक है, कहाँ पर हमें फोकस करना है, ऐसा है। स्कोर कार्ड क्या, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि भाई कौन जीत रहा है और कौन लूज कर रहा है। जो इंडेक्स है वो रैंक करता है स्टेट्स को बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ ग्रीन कवर विद इन देयर हाईवे नेटवर्क, जहाँ पर टॉप परफॉर्मर कौन है, आसाम है, 53.16% ग्रीन रिकवर है, फिर गुजरात है, फिर तेलंगाना है, फिर बिहार है और फिर तमिलनाडु है, ठीक है। दूसरी ओर बॉटम परफॉर्मर्स कौन है, हिमाचल प्रदेश 13.5%, ठीक है। लोएस्ट दो माउंटेनियस रीजन टेरेंस हैं एंड डिफरेंट टाइप ऑफ हाईवे कंस्ट्रक्शन प्ले अ रोल, और दिल्ली 25.37% है। तो बॉटम परफॉर्मर कौन है, दिल्ली है, और टॉप परफॉर्मर कौन है, आसाम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वो आगे देखते हैं कि वाई इज दिस अ गेम चेंजर, क्यों ये गेम चेंजर है, क्योंकि अंडर द इंडियाज ग्रीन हाईवे पॉलिसी ऑफ 2015 जो नेशनल जो हाईवे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो सिर्फ उनको प्लांट नहीं करते, उन ट्रीज को प्लांट नहीं करते, वो लीगली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इंश्योरिंग दो सैपलिंग सर्वाइव, कि वो सैपलिंग जो है वो सर्वाइव भी करें। हिस्टोरिकली वेरीफाई, अगर हम ये ट्री के सर्वाइवल को वेरीफाई करें, ठीक है, इंस्पेक्टर को भेज के उधर, तो वहाँ पर कार यूज़ करता है वो, ठीक है, और फिर वो विजुअली चेक करता है पूरे स्ट्रेचेस ऑफ टारमेक को। एक बहुत लेंदी प्रोसेस है, ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी में नहीं होती है उसमें, और स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस भी नहीं है, ठीक है। तो NHGCI क्या रिप्लेस करता है दिस थिंग विद रोबस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एंड ऑटोमेटेड मैक्रो लेवल सिस्टम से, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड दिस बायएनुअल इंडेक्स, ये बायएनुअल इंडेक्स है, विल अलाउ द गवर्नमेंट टू ट्रैक ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, identifying exact stretches where plantation have died और hold contractor accountable with that particular hard data, ठीक है। तो पहले अकाउंटेबिलिटी भी नहीं बता पाते थे कि भाई हाँ यार इस कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ पर प्लांटेशन को ध्यान से नहीं रखा तो इसकी वजह से ये जो सैपलिंग से सर्वाइव ही नहीं कर पाई, ठीक है। तो आप हार्ड डाटा के साथ बता सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर को और बोलेंगे कि सही करो जाके, ठीक है, ऐसा करके बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ठीक है, अब अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज़ क्या है कि इकोनॉमिक एंड पॉलिसी डेवलपमेंट इन इंडिया। तो यहाँ पर क्या ना अलग अलग चीज़ों पे बात हो रही है, अलग अलग कॉन्सेप्ट से बात हो रही है, तो हम यहाँ पर जल्दी जल्दी इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं है, एक स्कीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक इनिशिएटिव वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उन दो इनिशिएटिव के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पहला है, क्रूड प्राइस राइज अनलाइकली टू लिफ्ट इन्फ्लेशन। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन वो स्टेट कर रही है कि रेसेंट स्पाइक इन ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस ट्रिगर्ड बाय एक्सलेटिंग political tensions in West Asia
इन लेट फरवरी 2026 वो इम्पैक्ट नहीं करेगा इंडिया को इतना, ठीक है, इंडिया की इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज इट इज़ करंटली नियर इट्स लोअर बाउंड। जो भी इन्फ्लेशन है वो नियर लोअर बाउंड पे है, मतलब अभी जो आरबीआई का जो पूरा टॉलरेंस बैंड है वो 2% से कितना है, वो 2% से 6% पे है, जहाँ पर नॉमिनल कितना होना चाहिए 4%। तो अभी लोअर बाउंड की तरफ है, यहाँ पर है अभी इन्फ्लेशन, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा बफर है, अभी इतना सारा बफर बचा हुआ है, तो वो इतना ज़्यादा हर्ट नहीं करेगा, विल नॉट सीवियरली इम्पैक्ट इंडियाज इन्फ्लेशन, क्योंकि अभी करंटली जो है वो लोअर बाउंड की तरफ है, 2% की तरफ है, इधर है, तो मेरे पास बहुत सारा बफर है। क्योंकि इंडिया इंपोर्ट करता है 80% ऑफ द क्रूड ऑयल, तो अगर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होते हैं या फ्यूल, जिसकी वजह से फ्यूल एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा डोमेस्टिकली, और इन द एंड लीड टू द हायर प्राइसेस फॉर एवरी डे गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जब भी ग्लोबल में क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, और क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है, लगभग 80% को इंपोर्ट करता है, तो उससे दो इम्पैक्ट होते हैं इंडिया को। एक तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, ठीक है। डायरेक्ट इम्पैक्ट का मतलब है कि अब क्योंकि प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं ग्लोबल क्रूड ऑयल के, तो उसकी वजह से जब इंडियन रिफाइनरीज बाय करेंगी रॉ मटेरियल को, मतलब क्रूड ऑयल को, तो वो बहुत ज़्यादा बड़े दाम पे करेंगे, ठीक है, महंगे दामों पे करेंगे, हाई प्राइसेस पे करेंगे, कॉस्टली करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या है, डायरेक्टली जो है रिटेल प्राइस जो है पेट्रोल का या डीजल का वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, एट पंप स्टेशन, जिसकी वजह से कम्यूटिंग और प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकती है, ठीक है। ये डायरेक्ट इम्पैक्ट है जो हमें पता चलता है। एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, जो इन द एंड क्या करता है, बिकॉज फ्यूल और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो एवरीडे गुड्स होते हैं ना, उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो फ्यूल पे रन करती है, ठीक है, वो डीजल पेट्रोल पे रन करती है। तो जैसे ट्रक, फेरेट ट्रेन्स हो गई, ठीक है, और एग्रीकल्चर मशीनरीज हो गई, वो सब कुछ डीजल पे वर्क कर रही होती है। तो अगर डीजल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो इन द एंड जो एक कॉस्ट है, ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्टिंग का कॉस्ट है, या रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का, फ्रॉम रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का फ्रॉम टू द फैक्ट्रीज, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे, जो एफ हैं या फार्मर्स हैं, इन द एंड क्या करेंगे, वो सारा का सारा जो कॉस्ट है वो किस पे ट्रांसफर कर देंगे, कंज्यूमर पे कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उनको प्राइसेस ज़्यादा देने पड़े, ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा देने पड़े, एग्रीकल्चर मशीनरी में ज़्यादा पैसा लग गया, तो फार्मर्स और एफ क्या करेंगे, वो जितना भी कॉस्ट है, इंक्रीज कॉस्ट है, वो कंज्यूमर के कंधे पे डाल देंगी। तो ये काम ये होता है, ये इसलिए बहुत खतरनाक चीज़ है ये, ठीक है। तो ये एंड रिजल्ट होता है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ है, एक हिडन शील्ड भी होती है, हिडन शील्ड भी होती है, हमने कई बार बात करी होगी इसके ऊपर। हिडन शील्ड उसे बोलते हैं OMCs, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जैसे BPCL हो गया, ठीक है, HPCL हो गया और OICL हो गया। ये कंपनीज क्या करती हैं, ये सारा का सारा जितना भी देखो आप देखना, अभी जो ग्लोबल प्राइसेस बढ़ गए हैं, है ना, क्रूड ऑयल के, तो उससे इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, इतने प्राइसेस हाई नहीं होंगे पेट्रोल के, ठीक है, 200 हो गए, 200 रुपये पर लीटर, ऐसा नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो भी गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट वो एक्स्ट्रा प्राइजेस को, जितना वो एक्स्ट्रा प्राइस बढ़ा है या इम्पैक्ट बढ़ा है, उसको खुद एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। उसमें BPCL, HPCL, IOCL, सॉरी OICL नहीं, IOCL, ठीक है, IOCL, ये सब इसको एब्जॉर्ब करेंगी, मतलब जो गवर्नमेंट की खुद की रन कंपनीज हैं, स्टेट रन कंपनीज हैं, वो एब्जॉर्ब करेंगी सारा सारा लॉसेस, ठीक है। इन द एंड फिर गवर्नमेंट क्या है, उनको पैसा देती है, ठीक है, बाद में पैसा देती है वो, लेकिन अभी के लिए जो एब्जॉर्ब करेंगे वो ये कंपनीज करेंगी। तो OMC एक शील्डिंग भी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। बस ये है पहली न्यूज़ के अंदर। इसका अलग दूसरा पार्ट क्या है, गवर्नमेंट ने एड स्पेंड किए हैं ऑन GST एट 88.74 करोड़ रुपीज़, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री स्पेंड 88.74 करोड़ रुपीज़ एडवर्टाइजिंग द GST बचत उत्सव, GST सेविंग फेस्टिवल फॉलोइंग टैक्स रेट कट इन सितंबर 2025। देखो, जब भी एक टैक्स रेट कम होता है, जब भी कुछ फिस्कल पॉलिसी इंटरवेंशन होती हैं, जैसे यहाँ पर हुआ है ना, GST रेशनलाइजेशन हुआ, तो उसी टाइम पे जो है ना, गवर्नमेंट जो है कुछ प्रचार करती है, ठीक है, वो एड चलाती है। क्यों एड चलाती है? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एड चलाने इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक का अवेयरनेस बढ़े कि हमने एक्चुअली में जो है ना GST के प्राइसेस कम कर दिए हैं, तो जो आपके एवरीडे गुड्स हैं उस पर प्राइस कम हो गए हैं, तो लोगों को पता होना चाहिए ये चीज़। नहीं तो क्या करती हैं जो कंपनीज होती हैं, वो प्रॉफिटिंग करती हैं, ठीक है, वो उससे प्रॉफिट बनाती हैं। गवर्नमेंट ने तो प्राइस कम कर दिए, ठीक है, गवर्नमेंट ने GST को कम कर दिया एवरीडे प्रोडक्ट्स पे, लेकिन जो कंपनीज हैं, कंपनीज क्या सोचती है, हम नहीं करते, हम इसको ट्रांसलेट नहीं करते, ठीक है। तो लोगों को पता ही नहीं होता कि ऐसे GST का रेशनलाइजेशन हो गया है, तो लोग डिमांड ही नहीं करते फिर, भाई आपने गलत किया है,
पहले आपका 5 रुपये में था, अब तो 4 रुपये में होना चाहिए। तो लोगों को पता नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती लोगों को। तो ये गवर्नमेंट जो है ऐड चलाती है फिर कि भाई हमने जीएसटी कम कर दिया है, रैशनलाइज कर दिया है, ठीक है। तो वैसे ही एक इनिशिएटिव है जीएसटी बचत उत्सव, ठीक है। तो जहाँ पर 88.74 करोड़ रुपीज़ ऐड में स्पेंड किए गए। आप लोग बोलेंगे कि इतना सारा पैसा खर्च किया है, लेकिन इंपॉर्टेंट था क्योंकि पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना ज़रूरी है। लोगों को पता ही नहीं होगा कि उसके कंज्यूमर जो एवरीडे कंज्यूमर गुड्स हैं उस पर पैसा कम हो गया है, ठीक है, जीएसटी कम हो गया है। तो उससे फ़ायदा कौन उठा लेगा? कंपनी उठा लेंगी। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो फ़ायदा उठा लेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं हो तो गवर्नमेंट जो है ना इन चीज़ों को रन करती है, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं कर सकती ना कि भाई वो अपना एक इंस्पेक्टर अलग से असाइन करे और हर दिन वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाके देखे कि भाई ये इन्होंने प्राइस कम किया नहीं किया। नहीं, ये थोड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक की भी है, कि उनको अवेयर होना चाहिए इन चीज़ों के लिए, ठीक है। तो वो न्यूज़पेपर पे रन करती हैं ऐड, ठीक है, टीवी पे रन करती हैं ऐड, डिजिटल डिजिटल एड्स को रन करती हैं, यूट्यूब पे करती हैं, ऐसी जगह पे करती हैं, ठीक है, पब्लिक को एजुकेट करने के लिए। दूसरा, फॉर्मलाइज करने के लिए इकोनॉमी को, फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। देखो कुछ ऐसे कभी बहुत बड़ा चैलेंज क्या है पता है इकोनॉमी के लिए, कि इनफॉर्मल सेक्टर बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ पर ट्रांजैक्शन कैश में होती है तो कोई इनवॉइस क्रिएट नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब गवर्नमेंट को कोई टैक्स ही नहीं मिलता यहाँ से, ठीक है, कुछ पता ही नहीं चलता। तो ये बचत उत्सव जो है ना, ये एक कैंपेन भी है, इस चीज़ का कैंपेन भी है। यहाँ पर इंसेंटिवाइज किया जाता है कंज्यूमर को कि भाई वो लोग जो कंज्यूमर है वो आस्क करें, बोलें जाके भाई हमें प्रिंटेड बिल दो। तो क्योंकि अगर प्रिंटेड बिल मिलेगा तो वो क्या, वो सारा रिकॉर्ड हो गया ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो उस पर आप गवर्नमेंट जो है टैक्स कलेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, ये बहुत जगह होता है, ये तो मेरे साथ भी कई बार होता है कि जब भी मैं यूपीआई का यूज़ करता हूँ ना किसी शॉप पे, किसी लोकल शॉप पे, तो वो मेरे को बार बार बोलता है कि आप कैश में पेमेंट कर दो, ठीक है, आप यूपीआई से मत करो, आप कैश में कर दो। मैं बोलता हूँ यूपीआई तो है, तो मैं कैश में क्यों दूँ, मेरे पास तो कैश ही नहीं है, मैं तो पैसे ही लेके नहीं आया, ठीक है। तो कभी कभी लोग मना कर देते हैं, ये शॉपकीपर्स मना कर देते हैं कि हम आपको सामान ही नहीं देंगे। तो कई बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मुझे सामान ही नहीं मिला है, ठीक है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि भाई वो इनका ट्रांजेक्शन कैश में हो तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा। यूपीआई में होगा तो सारा रिकॉर्ड उसके बैंक के पास आ जाएगा। तो लोग कई बार करते हैं, लोकल शॉपकीपर्स करते हैं ये चीज़, ठीक है। तो अगर हम जैसे लोग डिमांड करेंगे कि भाई हाँ हमें, या तो हम कोई ट्रांजेक्शन आपके साथ करेंगे नहीं, आपका सामान ही नहीं खरीदेंगे, ऐसा कुछ फोर्सिंग करेंगे अवेयर होने के बाद, या यूपीआई का ज़्यादा यूज़ करेंगे जिससे पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन्स नोट होती रहेंगी, जिससे गवर्नमेंट को एक अच्छा खासा पैसा मिलेगा, रेवेन्यू जनरेट होगा गवर्नमेंट का, फिर उसे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगा सकती है। तो इसलिए बचत उत्सव को लाया गया, ठीक है, ये एक इनिशिएटिव लाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, ठीक है। तो वो ये सब सेम चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है, सेबी स्टडिंग सीएसई एग्जिट प्रपोजल। तो जो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है सेबी, वो इवेल्युएट कर रहा है कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के एप्लीकेशन को, क्योंकि वो वॉलंटरी एग्जिट लेना चाहते हैं स्टॉक एक्सचेंज बिजनेस से, ठीक है। तो देखो बहुत सारे एक्सचेंज होते हैं, रीजनल एक्सचेंजेस होते हैं, जैसे मद्रास स्टॉक एक्सचेंज हो गया, पुणे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, विद कुछ और एक्सचेंजेस भी होते हैं, जैसे हमारा बीएसई हो गया, एनएसई हो गया। तो क्योंकि टाइम के साथ साथ जो है ना डोमिनेंस बढ़ रहा है बीएसई का और एनएसई का, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस ही बढ़ रहा है। तो जो लोकल रीजनल रीजनल बोलूँगा, रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है ना, वहाँ पर वॉल्यूम कम हो गया है, ठीक है, ट्रेड वॉल्यूम कम हो गया है। तो कुछ लोग जो है ना फिर वॉलंटरी एग्जिट लेते हैं यहाँ से, ठीक है। जो कुछ स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो बोलते हैं कि हम वॉलंटरी एग्जिट लेना चाहते हैं, ठीक है। तो लेकिन ऐसे तो ले नहीं सकते, सीधे आप अपना दरवाज़ा बंद कर दो, हो गया भाई, ताला मार दिया, नहीं, अब ख़त्म। वही सेबी ने एक स्ट्रिक्ट वॉलंटरी एग्जिट प्रोसेस बनाई हुई है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, वो पूरे सीएसई का, मान लीजिए कलकत्ता है, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज जो निकलना चाह रहा है, वॉलंटरी एग्जिट लेना चाह रहा है, तो एक एजेंसी बनाई जाएगी और वो पूरा का पूरा एसेस करेगी, उसके एसेट्स को देखेगी, ठीक है, प्राइम रियल एसेट एस्टेट्स को देखेगी और लाइबिलिटीज़ को देखेगी कि भाई कोई लाइबिलिटी तो नहीं बची हुई है, इन्वेस्टर का पैसा लेके तो नहीं भाग रहे हैं, ब्रोकर का पैसा लेके तो नहीं भाग रहे हैं, वो सब कुछ सेटल है नहीं, फेयरली सेटल किया गया है नहीं, उसके बाद ही लाइसेंस को फॉर्मली रिवोक किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होती है। ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना, श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है, SYM। इसमें ये डाटा इंपॉर्टेंट है कि अभी तक कितना एनरोलमेंट हो चुका है। तो 5.24 मिलियन एनरोलमेंट हो चुका है, उसको भी क्रॉस कर दिया है। तो ओवर 5.24 मिलियन वर्कर्स हैव एनरोल्ड इन द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है, स्कीम। तो गवर्नमेंट कितना, इसमें गवर्नमेंट ने भी कंट्रीब्यूट किया है, 1837.46 करोड़ रुपीज़ गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। और पेंशन पे आउट जो है ना, इसका बिगिन होगा कब, फरवरी 2039 में। तो अब इस स्कीम के बारे में समझेंगे कि ये स्कीम होती क्या है, ठीक है। लेकिन ये स्कीम जो है ना लॉन्च करी गई थी 2019 में, और इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव था, एक वॉलंटरी पेंशन स्कीम थी ये, एक वॉलंटरी पेंशन प्रोवाइड कराना फॉर अनऑर्गेनाइज, देखो अनऑर्गेनाइज के लिए।
सिर्फ और सिर्फ अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, डोमेस्टिक वर्कर्स हो गए, क्योंकि ऑर्गेनाइज के लिए तो बहुत सारी हैं, ठीक है, फॉर्मल सेक्टर्स के लिए तो बहुत सारी स्कीम्स हैं, ईपीएफओ चला रहा है अपनी इतनी सारी स्कीमें, ठीक है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए नहीं थी। तो तभी इसको लॉन्च किया गया 2019 में, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है, जहाँ पर जो भी बंदे, जो भी पर्सन है, वो 15,000 रुपये पर मंथ से कम अर्न कर रहे हैं, उतने के अंडर अर्न कर रहे हैं, तो उनके लिए स्कीम थी, ठीक है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूशन किया है 1837.46 करोड़ रुपीज़ का। क्यों? क्योंकि इस स्कीम के अंदर जो भी वर्कर कंट्रीब्यूट करता है बिटवीन 555 रुपीज़ टू 200 रुपीज़ पर मंथ, डिपेंडिंग ऑन देयर एंट्री एज, गवर्नमेंट भी उसको मैच करती है, गवर्नमेंट भी उतना ही अमाउंट अपनी तरफ से डालती है। तो इसीलिए इन्होंने भी, गवर्नमेंट ने इतना अमाउंट 1837 करोड़ रुपीज़ लगभग अप्रॉक्सीमेटली डाले हैं, ठीक है, कंट्रीब्यूट करे हैं। अभी इन्होंने 2039 की बात क्यों करी? क्योंकि 2019 में लॉन्च हुआ था, और ये पैसा जो है ना, ये पेंशन स्कीम है, तो पेंशन स्कीम रिटायरमेंट के बाद आती है, रिटायरमेंट की एज 60 है, ठीक है, और इसकी जो लास्ट एज है, ठीक है, जब आप कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर सकते हो वो है 40, ठीक है। तो 40 में अगर मैं 20 प्लस कर दूँ, ठीक है, तो वो 60 बन जाता है। इसका मतलब मुझे 20 प्लस करना है। 2019 में अगर मैंने 20 प्लस कर दिया, इसका मतलब 2039। तो पहली पेंशन पे आउट पता है कब होगी? 2039 में, ठीक है, 39 में होगी। तो यही बोल रहा है, द स्कीम गारंटी करती है, स्कीम में जो है ना 3,000 रुपये पर मंथ मिलता है एक सब्सक्राइबर को, ठीक है, जब वो 60 का हो जाता है। ये द ओल्डेस्ट अलाउेबल एंट्री एज कितनी है इस स्कीम की? जब ये लॉन्च करी गई थी वो थी 40 साल, ठीक है, 40 साल वाला बंदा इसके अंदर आ सकता है मैक्सिमम। अगर 41 साल का हो गया तो फिर उसके अंदर नहीं आ सकता वो, ठीक है, एंट्री ही नहीं ले सकता। देयरफॉर जो पहला बैच है, ठीक है, पहला बैच है ऑफ एनरोलीज, वो विल नॉट हिट, वो 2039 तक हिट नहीं करेगा। 60 की एज हिट कब करेगा? इसके बाद। तो इसके बाद ही पे आउट होगा, मतलब पहला जो पे आउट है, पेंशन पे आउट, वो कब से स्टार्ट होगा? February 2039 पे, ठीक है। तो अब थोड़ा स्कीम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, इसका आर्किटेक्चर देखते हैं, इसकी की एजेंसीज देखते हैं। हमें पता है 2019 में लॉन्च हुआ था फरवरी में, ठीक है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब जितना भी पैसा है वो कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। इस स्कीम का जो भी इनिशियल बजट है वो गवर्नमेंट दे रही है। मेन टू प्रोवाइड, इसकी ज़रूरत क्यों थी? ओल्ड एज प्रोटेक्शन और सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना चाहता था ये स्कीम टू द अनऑर्गेनाइज वर्कर्स। नोडल मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अभी जो पेंशन फंड है उसको मैनेज कौन कर रहा है? LIC इसको मैनेज कर रहा है। LIC इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द पेंशन फंड एंड प्रोसेसिंग द सेंट्रल पे आउट। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी और एनरोलमेंट कौन करा रहा है इसका? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? SCS ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, जो कि हैंडल करेंगे ऑन ग्राउंड रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कराएंगे, ठीक है। फंडिंग का स्ट्रक्चर क्या है? जितना, ये एक वॉलंटरी स्कीम है, पहली बात, जबरदस्ती नहीं है। अगर नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, ठीक है, वॉलंटरी है। अगर वो चाहिए, आपको प्रोटेक्शन चाहिए, ओल्ड एज प्रोटेक्शन चाहिए, सोशल सिक्योरिटी चाहिए टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए सिर्फ, तो इनके लिए वॉलंटरी है। करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते मत करो। और कॉन्ट्रीब्यूटरी भी है, मतलब उस पर्सन को जो कि एक सब्सक्राइबर है, उसको पैसा भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। वो कितना है? जितना वो पे करेगा उतना ही गवर्नमेंट पे करेगी। 1:1 का मैच है यहाँ पर, ठीक है। तो बेनिफिशियरी जितना पे करेगा अकॉर्डिंग टू द एज, उतना ही सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी क्योंकि ये सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम है, ठीक है, स्पॉन्सर्ड नहीं है, सेक्टर्ड है। एलिजिबिलिटी और एक्सक्लूजन क्या है? तो इसके अंदर कौन कौन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एलिजिबल है, एन इंडिविजुअल मस्ट मीट ऑल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। कौन कौन है भाई? उसकी एज जो ना 18 से 40 साल होनी चाहिए, 40 साल लास्ट है, ठीक है। उसका मंथली इनकम जो ना 15,000 है, उससे कम होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट मस्ट बी एंगेज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। भाई अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होना चाहिए। हम जो लोग जॉब कर रहे हैं ना, वो नहीं आ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, जो फॉर्मल सेक्टर के अंदर जॉब कर रखे हैं, ठीक है। कौन इसके अंदर नहीं है? जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है, या वो पहले से ही कवर्ड है किसके अंदर? EPFO के अंदर कवर्ड है, ESIC के अंदर कवर्ड है, नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर कवर्ड है, उनके लिए अलाउड नहीं है, ठीक है। एनीवन, और वो बंदा जो कि इनकम टैक्स पेयर है, वो भी इसके अंदर अलाउ नहीं है, इस स्कीम के अंदर नहीं आ सकता। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है और कंट्रीब्यूशन क्या है? द वर्कर पेज अ फिक्स मंथली अमाउंट, ठीक है, वो ऑटो डेबिट होगा उसके अकाउंट से, उसके सेविंग अकाउंट से और जनधन बैंक से, ठीक है, बैंक अकाउंट से अपने आप ही ऑटो डेबिट हो जाएगा, ऑटो डेबिट। और जो गवर्नमेंट है एग्जैक्ट सेम अमाउंट 50 to 50 वाला पैसा डाल देगी, ठीक है, इनटू द वर्कर्स पेंशन अकाउंट। तो देखो 18 से स्टार्ट है, 40 तक खत्म है। 18 में स्टार्ट होगा, 55 रुपये देने पड़ेंगे, उतना ही गवर्नमेंट मैच करेगी, तो टोटल कंट्रीब्यूशन मंथली हो गया 110 रुपीज़। हमें से ऊपर ऊपर का वैल्यू याद रखना है, ये वैल्यू याद रखना है,
ठीक है। और ये याद रखना है कि जब 40 के हो जाएंगे तो 200 रुपये देंगे, तो टोटल कंट्रीब्यूशन 400 हो जाएगा। ठीक है। अभी बेनिफिट्स और पे आउट्स क्या है? अशॉर्ट पेमेंट मिलेगी। ठीक है। जब आप 60 के हो जाओगे तो आपको मिनिमम पेंशन कितनी मिलेगी? 3000 रुपये मिलेगी। ठीक है, फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ, जब तक आप मन नहीं जाते। ठीक है। पेंशन, फैमिली पेंशन पोस्ट डेथ, अगर 60 के बाद आपकी किसी की, आपकी नहीं मतलब किसी सब्सक्राइबर की, ठीक है, सब्सक्राइबर की डेथ हो जाए, ठीक है, इफ द सब्सक्राइबर डाइज आफ्टर दे हैव स्टार्टेड रिसीविंग द पेंशन, तो उसके स्पाउस को कितनी मिलेगी? 50% ऑफ द पेंशन अमाउंट, मतलब 1500 रुपये पर मंथ मिलेंगे। ठीक है। दिस फैमिली पेंशन इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल ओनली टू द स्पाउस, सिर्फ स्पाउस को मिलेगी, चिल्ड्रन को नहीं मिलेगी, और कोई और डिपेंडेंट हुआ तो उसको नहीं मिलेगी, सिर्फ स्पाउस को मिलेगी। मतलब बीवी को मिलेगी, वाइफ को मिलेगी, या हस्बैंड को मिलेगी। ठीक है। प्री मैच्योर डेथ और डिसेबिलिटी या एग्जिट क्लॉज क्या है? ठीक है, अगर डेथ हो जाती है किसी भी सब्सक्राइबर की 60 से पहले, तो वाइल स्टिल कंट्रीब्यूटिंग, तो स्पाउस के पास दो ऑप्शन हैं कि वो टेक ओवर कर सकती है अकाउंट, और वो मतलब जो भी स्पाउस होगा वो टेक ओवर कर सकता है, और वो रेगुलर कंट्रीब्यूशन कर सकता है टिल 60 तक। ठीक है। अल्टरनेटिव क्या है कि वो उस पूरी स्कीम से एग्जिट कर जाए और सारा का सारा पैसा ले ले। ठीक है। टोटल कंट्रीब्यूशन अभी तक का जब वो मरा था तब तक का पैसा वो एकदम ले लेगा, वापस ले सकता है विद द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट। ठीक है। परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, अगर वर्कर बिकम परमानेंटली डिसेबल बिफोर एज 60 और पे नहीं कर सकता, कंटिन्यू पे नहीं कर सकता, तो इसमें स्पाउस टेक ओवर कर सकता है कंट्रीब्यूशन और डायरेक्टली एग्जिट कर सकता है विद द एक्यूमुलेटेड कॉर्पस। ठीक है। वॉलंटरी एग्जिट भी है बिफोर 10 ईयर्स, अगर कोई वर्कर एग्जिट करना चाहता है स्कीम बिफोर कंप्लीटिंग 10 ईयर्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, तो उनको अपना खुद का जो शेयर है, जो टोटल कंट्रीब्यूशन है, वो वापस मिल जाएगा विद द स्टैंडर्ड सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट पे। जो इंटरेस्ट रेट होगा वो सेविंग बैंक वाला लगेगा। ठीक है। और वॉलंटरी एग्जिट अगर वो 10 साल पूरे कर लेता है लेकिन 60 साल से पहले निकल रहा है, ठीक है, उसकी एज 60 साल नहीं हुई है लेकिन उसने 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं इस SYM में। ठीक है। तो वो क्या है, अगर एक वर्कर एग्जिट करता है 10 साल के बाद, बट बिफोर टर्निंग 60, तो वो रिसीव करेगा देयर ओन कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट एक्चुअली अर्न बाय द पेंशन फंड। ठीक है, जो पेंशन फंड ने इंटरेस्ट एक्यूमुलेट किया है। ठीक है। और द सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट विच एवर इज हायर, जिनमें से जो भी हायर होगा। द गवर्नमेंट मैच कंट्रीब्यूशन इज नेवर गिवन टू द वर्कर, तो जो गवर्नमेंट का मैचिंग कंट्रीब्यूशन है वो नहीं दिया जाएगा इन एन अर्ली एग्जिट, इट गोज बैक टू द सेंट्रल फंड, वो सेंट्रल फंड के पास चला जाएगा। ठीक है। तो ये पूरी स्कीम थी। ठीक है, अगला देखते हैं। ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट नेट 17.48 करोड़ गुड्स, जो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है DRI, उसने सीज किया है 17.48 करोड़ वर्थ का स्मगल्ड पाकिस्तानी गुड अंडर द ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। ठीक है। तो इसमें क्या है, फॉलोइंग, अभी जो पहलगाम अटैक हुआ था पाकिस्तानी मतलब टेररिस्ट ने जो किया था, तो इंडिया एनफोर्स स्ट्रिक्ट ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, तो इंडिया ने जो ना पाकिस्तान के साथ ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस पहलगाम अटैक। तो लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान थर्ड कंट्री के थ्रू राउटिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो वो पाकिस्तान अपना गुड बेचता है UAE में, एक न्यूट्रल कंट्री में, वहाँ पर पैकेजिंग चेंज करता है। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्रिएट करता है, फिर उसके थ्रू एक्सपोर्ट करता है इंडिया में। ठीक है। तो ऐसे करके DRI ने जो स्मगल्ड पाकिस्तानी गुड था उसको सीज कर लिया 17.48 करोड़ रुपए की वर्थ का। ठीक है। द ऑपरेशन द डीप मैनिफेस्ट ऑपरेशन इज अ टारगेटेड क्रैकडाउन बाय द DRI, इंडिया का प्रीमियर एंटी स्मगलिंग एजेंसी है, यूजिंग इंटेलिजेंस टू आइडेंटिफाई एंड इंटरसेप्ट दीज डिस्गाइज्ड सप्लाई चेन एट इंडियन पोर्ट पे पकड़ लिया। ठीक है। ओवर 0.23 मिलियन, ये इंपॉर्टेंट है, 0.23 मिलियन ज्वाइन किए हैं AI कोर्सेज अंडर SOAR। ठीक है। तो 2,30,000 कैंडिडेट ने एनरोल किया है इन AI कोर्सेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट SOAR प्रोग्राम। ठीक है। स्किल फॉर AI रेडीनेस, ये एक प्रोएक्टिव गवर्नमेंट पुश है टू इंश्योर दैट जो इंडियन वर्कफोर्स है isn't left behind by the rapid advancement in the आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। तो संग में ग्रो करें, जो वर्कफोर्स है, इंडिया की वर्कफोर्स है, वो भी संग में ग्रो करे विद द रैपिड एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बाय ऑफरिंग द एक्सेसिबल ऑनलाइन कोर्सेज, गवर्नमेंट का ये अटैम्प्ट है टू अपस्किल द यूथ फॉर द मॉडर्न डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, इतना सा है, इसमें ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब लास्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। लास्ट न्यूज़ क्या बोल रही है, इंडियन स्टॉक मार्केट दलाल स्ट्रीट एक्सपीरियंस अ सीवियर सेल ऑफ पुशिंग बेंचमार्क इंडेक्सेस टू 10-month लो। ठीक है। तो यहाँ पर इंडियन स्टॉक मार्केट को दलाल स्ट्रीट से बोलते हैं। ठीक है। दलाल स्ट्रीट एक जगह की लोकेशन, मतलब एक लोकेशन है मुंबई में, जहाँ पर हमारे मेन स्टॉक मार्केट्स हैं, मतलब BSE है। ठीक है। वहाँ पर एक्सपीरियंस किया गया है सीवियर सेल ऑफ पुशिंग, जिसकी वजह से बेंचमार्क इंडेक्सेस जो है वो 10-month लो पे पहुँच गए। दिस पैनिक वॉज ट्रिगर्ड, ये पैनिक किसकी वजह से ट्रिगर्ड हुआ, ड्यू टू द मैसिव स्पाइक इन ग्लोबल क्रूड ऑयल।
पहले हमें हमें पता है कि $76 पर बैरल था, ठीक है। वो अब कितना पहुंच गया है? वो पहुंच गया था $119 पर बैरल, ठीक है, ड्यू टू एन एक्सकेलेटिंग मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वेस्ट एशिया में, ठीक है। यूएस, इसराइल और ईरान लड़े जा रहे हैं एक दूसरे से, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स चल रही हैं। फिर ईरान भी इधर उधर अटैक करे जा रहा है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। जियो पॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हो रखी है इस टाइम पे। तो इंडिया का जो इंडिया इम्पोर्ट करता है वॉस्ट मेजोरिटी ऑफ ऑयल, और ये जो प्राइस शॉक है वो थ्रेटन कर रहा है कि भाई मे भी इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, लेकिन हमें पता है कि नहीं बढ़ेगा। हमने भी ये डिस्कशन किया है क्यों नहीं बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, ट्रिगर करेगा इन्फ्लेशन, लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा। वो हमारी बैंड के अंदर रहेगा, ठीक है। जो हमारा बैंड है, टॉलरेंस बैंड है, उसके अंदर ही रहेगा। पर हमारा जो रुपये है वो बहुत ज़्यादा वीकन होगा, और जो डिस्टर्ब हो जाएगा ब्रॉडर इकोनॉमी, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। द ट्रिगर, जियो पॉलिटिक्स एंड ऑयल शॉक। ये रूट कॉज है इस मार्केट पैनिक का, वो डोमेस्टिक नहीं है, वो एंटायरली जियो पॉलिटिकल है, ठीक है। हमें पता है कि फुल ब्लॉन कॉन्फ्लिक्ट चल रखा है वेस्ट एशिया में, जिसने एनर्जी सप्लाई को और ग्लोबल एनर्जी मार्केट को डिस्टर्ब कर रखा है, ठीक है। मिडल ईस्ट जो है सेंट्रल आर्टरी है फॉर ऑयल सप्लाई, ठीक है, ग्लोबल ऑयल सप्लाईज। अगर कोई भी वहाँ पर वॉर होती है तो उससे क्या है, जो ऑयल ट्रेड है वो पैनिक में आ जाती है, ठीक है, और शॉर्टेज क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि ईरान ने क्या है, भी देखो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। ब्लॉक करने का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बैरिकेडिंग कर दी है, नहीं। ईरान ने क्या है बोला है कि अगर कोई भी यहाँ से शिप जाएगी तो उसको उड़ा दिया जाएगा, ठीक है, ऐसे करके बैरिकेडिंग करी है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, प्राइस स्पाइकअप हो गए हैं। ये जो पर्टिकुलर फियर है, इसने कॉज किया है ब्रेंट क्रूड को, ठीक है। ब्रेंट क्रूड क्या है, ग्लोबल बेंचमार्क है फॉर ऑयल प्राइसिंग, जो पहले फर्स्ट टाइम 2022 में पास किया था $100 पर बैरल, ठीक है। और अब कितना हिट कर गया है, $119 पर बैरल। और आर्टिकल यही बोल रहा है कि लोकल शॉर्टेज होना भी स्टार्ट हो गया है। जो हमारे लोकल इंडियन रिफाइनर्स हैं वो ऑलरेडी ये जो ऑयल शॉर्टेज की प्रॉब्लम है उसको फेस कर रहे हैं, अभी भी स्टार्ट कर दिया है, और बहुत ज़्यादा फाइंड कर रहे हैं इनक्रेडिबली हार्ड और एक्सपेंसिव टू सिक्योर रिप्लेसमेंट बैरल ऑन द ओपन मार्केट में तो और महंगा मिल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द डोमिनो इफेक्ट, वाइल ऑयल क्रशेज द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। इंडियन मार्केट को कैसे क्रश कर रहे हैं, तो हमें इसका मैक्रो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी देखनी पड़ेगी ऑयल का, क्योंकि हम 80 से 85% क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। तो अगर ऑयल प्राइसेस स्पाइकअप होते हैं तो एक डेंजरस डोमिनो इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। भाई इंपोर्ट बिल और करंट अकाउंट बढ़ जाता है, ठीक है, उसका डेफिसिट बढ़ जाता है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है, क्योंकि हमें ज़्यादा डॉलर्स यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है, ज़्यादा डॉलर्स यूज़ करने पड़ेंगे जस्ट टू बाय द सेम अमाउंट, ठीक है। पहले $76 पर बैरल मिल रहा था, अब $119 पर बैरल मिल रहा है, ठीक है। तो अपने आप ही करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा, क्योंकि डॉलर की मात्रा, हमें डॉलर ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे, स्पेंड करने पड़ेंगे। और जितना ज़्यादा डॉलर स्पेंड होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, उतना ही हमारा रुपये अपने भी वीकन होगा डॉलर के अगेंस्ट, ठीक है। ये प्रॉब्लम हो गई। और एक इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन भी आएगी, ठीक है, क्योंकि एवरीथिंग ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक और ट्रेन सडनली कॉस्ट मोर, ठीक है, जिसकी वजह से तो फाइनल ग्रोसरी या रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के जो प्राइसेस हैं वो भी अपना भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। इंटरेस्ट रेट, तो और इससे फाइट करने के लिए, जो आप इनकमिंग इन्फ्लेशन है, इससे फाइट करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ जाएगी फॉर कंपनीज, और उनका प्रॉफिट हर्ट होने लग जाएगा। तो ऐसे करके डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होगा, सिर्फ ऑयल ना मिलने की वजह से सही सही प्राइस पे, ठीक है। अभी देख लेते हैं डैमेज ऑन द दलाल स्टेट कितना हुआ है, द नंबर्स। कितनी वेल्थ वाइप आउट हो गई है, 8.7 लाख करोड़ रुपीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन वेनिश हो गया है बीएसई लिस्टेड कंपनीज इन अ सिंगल डे, ठीक है। बीएसई सेंसेक्स कितना गिरा है, 1.7% गिरा है, और क्लोज कितने पे हुआ है, 77,566 पॉइंट पे क्लोज हुआ है, लोएस्ट है सिंस अप्रैल 2025। एनएसई निफ्टी 50 कितना ड्रॉप हुआ है, वो भी 1.7% ड्रॉप हुआ है, क्लोज कितने पे हुआ था, 24,000 पे अराउंड क्लोज हुआ था, जो कि लोएस्ट है सिंस मे लास्ट ईयर 2025 में, ठीक है। ब्रॉडर मार्केट्स क्या है, मिड कैप इंडेक्स फेल हुआ है 2%, और स्मॉल कैप जो है इंडेक्स है वो फेल हुआ है 2.3%, जिसकी वजह से शोइंग दैट द पैनिक हिट स्मॉलर कंपनीज, इवन स्मॉलर कंपनीज भी हिट हुई हैं इसमें, और बहुत ज़्यादा हुई हैं देन द जाइंट्स। एफआईआईज और डीआईएस में कुछ टग ऑफ वॉर्स चल रही हैं। हर एक क्राइसिस पे जो डिफरेंट इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे एफआईआईज होते हैं वो भागते हैं, ठीक है, उनका जो हॉट मनी होता है उनको लेके भागते हैं वो, ठीक है। दे हिट द पैनिक बटन और वो सोल्ड कर देते हैं अपने शेयर्स। कितना मंडे में कितना सोल्ड कर दिया, 6,346 करोड़ रुपीज़, ठीक है। और टोटल नेट सेल ऑफ कितना है, 28,525 करोड़ रुपीज़ सिंस द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड, जब से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है। व्हेन द ऑयल प्राइस राइज, जब ऑयल प्राइस राइज होते हैं तो रुपी वीकन होता है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अपना पूरा का पूरा मनी जो है
इमर्जिंग मार्केट से जैसे इंडिया है वहाँ से पुल ऑफ कर लेते हैं और सेफर एसेट्स के अंदर डालते हैं, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स के अंदर या गोल्ड के अंदर डालते हैं, ठीक है। इसलिए यूएस हमला कराता रहता है। और डीआईएस क्या है, जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको पैसा डालना पड़ता है उल्टा, ठीक है। जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ये स्टेप अप करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं पूरा का पूरा शॉक। जो एफआईआईएस गैप्स क्रिएट करके जाते हैं उनको फिल करते हैं। इन्होंने क्या है 9,014 करोड़ वर्थ का शेयर बाय किया है और इन्होंने मार्केट के टोटल कोलैप्स को तो प्रिवेंट किया है, लेकिन ये इनफ नहीं है टू स्टॉप द इंडेसेस फ्रॉम एंडिंग इन द रेड, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। तो दोनों अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं क्राइसिस में, जहाँ पर एफआईआईएस भाग जाते हैं और डीआईएस स्टेप इन करते हैं। अभी G7 का इंटरवेंशन देख लेते हैं। मार्केट जो है ना, थोड़ा सा मार्केट पर एक्चुअली डाउन बाय मोर देन 3% ड्यूरिंग द डे, बट क्लोज रिकवरी की, उसने फास्ट रिकवरी करी। क्यों करी? क्योंकि G7 ने एक अनाउंसमेंट कर दिया था। अ ग्रुप ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमीज, उन्होंने वो स्टेप इन हुए और कूल किया पैनिक को। उन्होंने अनाउंस किया कि भाई हम हमारा जो इमरजेंसी ऑयल रिजर्व है हम उसको रिलीज करेंगे ऑन टू द ग्लोबल मार्केट, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा इन्फ्लेशन हो रखा है, मतलब इन्फ्लेट हो गया है प्राइस, उसको थोड़ा कूल डाउन किया गया है, ठीक है। तो अभी जो 119 पहुंच गया था ब्रेंट, ठीक है, वो अब 104 पे आ गया था इवनिंग तक, जब ये G7 ने अनाउंसमेंट किया, ठीक है, गिविंग इन्वेस्टर्स अ स्लाइट साइट ऑफ क्लिफ, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो को दोस्तों में शेयर करना कि मेरा चैनल भी ग्रो हो। थैंक यू।